करें स्टार्ट। तो NFS के साथ में आप इसको इक्विवेलेंट कंपेयरिंग कर सकते हो आप EFS को आप, ठीक। उसके बाद EFS शेयरिंग करते कैसे हैं हम लोग, EFS का अलग से कंसोल है इनका अपना। तो EFS पे जाना है आपको और यहाँ जाने के बाद तो बोला स्केलेबल है ये आपका, अब कभी भी आप इसको स्केल अप कर सकते हो। इलास्टिक सब जानते होंगे आप लोग। फुली मैनेज विद क्लाउड नेटिव NFS फाइल सिस्टम फॉर द, और कॉस्टिंग बोला ऑलमोस्ट कितनी कॉस्टिंग आ रही है इसके अंदर, 0.8 पर GB के आसपास की कॉस्टिंग बता रहा है इसको। ये पूछ रहा है कि आपका EFS किस BPC में आप प्लेस करना चाहते हो एक्चुअल में। तो ये BPC के बेस पे होता है। अब एक BPC में जितने अपडेबिलिटी जोन सबनेट चल रहे हैं कहीं से आप माउंट कर सकते हो इसको, और जिस BPC से आप प्लेस करोगे उसी BPC का इंस्टेंस माउंट कर सकता है इसको। तो मैंने डिफ़ॉल्ट BPC के अंदर, अब बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट BPC में एक्चुअल में वी हैव द लाइक 6 अवेलेबिलिटी जोन। आप इस EFS को, इस NFS की लिंकिंग किस किस अवेलेबिलिटी जोन में करना चाहते हो आप लोग, ठीक है। तो बता रहा हूँ उसको मैं US1 एक का इंस्टेंस इसको माउंट कर सकता है। अगर इस BPC में एक इंस्टेंस इस अवेलेबिलिटी जोन में चल रहा होता है तो वो भी इसको माउंट कर सकता है। अवेलेबिलिटी जोन 1C का इंस्टेंस भी इसको माउंट कर सकता है। कुल मिला के जहाँ जहाँ क्लिक करोगे आप चेक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इस NFS के साथ में इतने नेटवर्क आप बाउंड करना चाहते हो, तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी अवेलेबिलिटी जोन का इंस्टेंस इसको माउंट कर सकता है, ठीक है। राम सर, हाँ बॉस। दो VPC पियरिंग करी हुई है हमने, तो पियरिंग के केस में दूसरे VPC में कर माउंट सकते हो, कर सकते हो, अगर पिंग हो रहा है तो। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसमें एक ऑप्शन है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं खैर वैसे ये, बट एक लाइन बोल रहा है कि EFS में भी कुछ क्लासेस होती हैं डेटा की, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, फिर फ्रीक्वेंट एक्सेस। अगर बोल रहा है कि आपको थोड़ी बहुत कॉस्टिंग बचानी है अपनी, तो लाइफ साइकिल को इनेबल कर दो आप। लाइफ साइकिल को इनेबल करते ही EFS अपनी साइड में एक्चुअल में जो डेटा आपका बहुत जल्दी एक्सेस नहीं हो रहा होगा उसकी कॉस्टिंग कम कर देगा आपके लिए, और जो डेटा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं एक्सेस उनकी कॉस्टिंग तो देनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है, हमारे कंसेप्ट है कुछ कॉस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करने के, जो मैं आपको ऑप्शन दे के चल रहा हूँ। सेम कह रहा है आपसे कि देखो थ्रूपुट वाली बात आ गई यहाँ पर भी, कि सर आप पूछे इंटरव्यू में कि EFS में थ्रूपुट कितना मिलेगा। तो वस्टिंग और प्रोविज़न, वस्टिंग का मतलब है कि मैं आपको एक बेस लाइन दे रहा हूँ, अगर उससे ज़्यादा चाहिए आपको, बट वस्टिंग थ्रूपुट में डिस्क्लोज नहीं करता चीज़ों को लेके कि कितनी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। वो कह रहा है मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस मिले बस्टिंग IOPS थ्रूपुट में। अगर आपको प्रोविज़न चाहिए देख लो आप लोग कितना ले सकते हो, यानी 1 GB MB पर सेकेंड से ज़्यादा थ्रूपुट आप नहीं ले सकते। इसमें एडिशनल कॉस्टिंग कुछ नहीं है भाई, सिर्फ इतना स्पेस ले रहा है आपसे रखने के लिए। कौन से वाले में, इसका मतलब है कि जो कॉस्टिंग दे रहा हूँ आपको, मैं पैसा ले रहा हूँ ना, वो उस पैसे में थ्रूपुट और जो बेस लाइन IOPS हैं उनको लगाते हुए मैं पैसा ले रहा हूँ आपसे। अगर उनमें आप कम ज़्यादा चाहते हो आप लोग तो फिर आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। एडिशनल अगर आप चाहते हो IOPS, सेम कह रहा है देखो, एक तो जनरल पर्पज दे रहा है, इसका मतलब क्या है, जनरल मतलब होता है कि बेस लाइन इसकी अपनी डिफाइन है पहले से कि थ्रू आपको 2 टेराबाइट में इतने टेराबाइट में इतने IOPS कम से कम मैं दे के चलूँगा। अगर आप चाहते नहीं यार इसकी जितने मैक्स IOPS मिल सकते हैं वो हमें सब दे दो, तो उसका भी क्या है फिर एडिशनल कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो दोनों वर्ड जानते हो, थ्रूपुट क्या होता है और IOPS क्या होते हैं, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ पूरा आपसे लास्ट टाइम, ठीक है ना। कुछ नहीं है, बस एक EFS क्या हो गया, लो सेटअप हो गया। इस स्टेप से हुआ क्या है, उसके NFS सर्वर के ऊपर जाके हमको एक प्लेस मिल गया है, एक फ़ोल्डर मिल गया है हमको। अब उसका नाम बताएगा कि इस फोल्डर को जाके मैप कर लो किस नाम से। ये अब क्रिएटिंग हो जाएगा ना, ये तो क्रिएट होने के बाद कुछ नहीं करना आपको, ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या होगा, डेटा का एक एक्सेस पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि NFS का आपको मिलेगा URL,
उस URL से बस आपको NFS को माउंट करना है कहाँ, सिस्टम के ऊपर। तो मेरे पास एक मशीन है, कौन सा, अब बात करते हैं हाउ टू माउंट EFS ड्राइव। कैसे माउंट करोगे, EC2 पे जाओ और EC2 पे जाके एक लिनक्स सिस्टम सेटअप कर लो आप लोग। जैसे मेरे पास आई थिंक एक मशीन पहले सेटअप हो रखा है ऑलरेडी। ये मेरा सपोज करना क्या है, ये लिनक्स क्या है, क्लाइंट है, इसका मैंने IP कॉपी किया यहाँ से। अगर भी आपसे पूछता कि EFS का पोर्ट नंबर क्या है सर, तो क्या बताओगे? अगर इस इंस्टांस की आउटगोइंग बंद हो रखी है तो इसमें मुझे NFS करना है एक्सेस, तो इस इंस्टांस के अंदर से कौन सा पोर्ट मुझे अलाउ करना पड़ेगा आउटगोइंग में? 2049। कौन सा? क्योंकि EFS का एक्चुअल बेस्ड ऑन क्या है, NFS है, और NFS वर्क्स ऑन 2049। ठीक है ना? तो मैं इस सिस्टम में लॉगिन कर गया, और लॉगिन करने के बाद अब आपको इस सिस्टम में NFS क्लाइंट डालना पड़ेगा आपको। कौन सा पैकेज? NFS हाइपन, पहले से क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और जिस प्लेस में आपको माउंट करना है, माउंट NFS का फाइल सिस्टम, बताओ URL क्या है, किसको माउंट करना है, NFS कहाँ चल रहा है आपका। तो मैं चाहता क्या हूँ, उसका पूरा NFS माउंट कर लो। कैसे मालूम चलेगा मुझे? EFS पे जाओ, ये तुम्हारे पास क्या आ चुका है NFS का, ये NFS का एक्सेस पॉइंट आ गया। अब उस NFS पे कितना स्पेस अवेलेबल है सबको माउंट कर लो, कॉलन स्लैश, क्या कॉलन स्लैश, कहाँ कहाँ माउंट कर लो, टेस्ट के ऊपर माउंट कर लो। अगर माउंट नहीं हो पाया तो इसका रीजन क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप में 2049 पोर्ट नंबर या तो इनेबल नहीं है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, आपने या तो गलत BPC आपने सेलेक्ट किया होगा, जो आपका इंस्टेंस किसी और BPC का पार्ट होगा, या अभी आपका EFS क्या हो रहा है, सेटअप हो रहा होगा। कैसे मालूम करेंगे? सब में क्या आ गया, अवेलेबल आ चुका है, लेकिन अभी माउंट नहीं हो पा रहा। तो एक काम कर लेते हैं, हर अवेलेबिलिटी जोन का एक सिक्योरिटी ग्रुप है, उसमें चेक कर लो जाके पहले कि इसमें 2049 पोर्ट नंबर इनेबल है कि नहीं है। तो 2 कौन सा 7C। तो एक काम करो फटाफट से, इंस्टांस के से पहले इस सिक्योरिटी ग्रुप में आओ। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है, 0, ये है ना, इसमें देख लो 2049 पोर्ट नंबर इसमें अलाउ नहीं है। एक काम करो, यहाँ से ये है क्या, तो एक काम कर देते दोबारा से ना, हाँ माउंट हो गया। पूरा कम्प्लीटली 8 EIB समथिंग मिलियन टेराबाइट तक स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे। आपको बस स्पेस राइट करते जाना है, और इतना जितना स्पेस आपके अकाउंट से यूज होगा उतना पे करना पड़ेगा। ये टेम्परेरी माउंट हुआ है, अगर इसको परमानेंट करना है तो ETC ऐप स्टेप में जाओ, और जो भी आपका URL है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट 0 0, हाँ वो जो भी आपको याद होगा आई थिंक, ठीक है। उसके बाद आपको माउंट पॉइंट नहीं चाहिए आपको, तो EFS एक्चुअल में ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ खाली स्टोरेज लेना है आपको और सिस्टम से माउंट कर लेना है, ग्रो करना है स्पेस को, मैनेज करना, बैकअप लेना। हाई अवेलेबिलिटी तुम्हारे मेंटेन में नहीं है, डेटा की कॉपी कितना लेना है बैकएंड में,
स्पीड कंट्रोल करना है आपको, वो सब उनके पास कंट्रोल में है। बस एज ए सॉफ्टवेयर बस आपको माउंट करना है खाली बजा के स्टैंड से। राम सर, ठीक है, हाँ सर बोलो। ये क्या है, एक्साबाइट है क्या? ये कोई यूनिट है इलियन, जैसे एक होता है क्या, एक तो होता है टेराबाइट, एक मिलियन टेराबाइट, एक EIB होता है। EIB एक एक्सा एक्साबाइट होता है, एक्सा तो बाइट कोई होता नहीं, एक्सा बाइट कुछ वैसे हाँ एक्साबाइट होता है, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट आता है। हो सकता है, तो शायद ये पेटाबाइट के बाद, हाँ तो ई फॉर एक्सा, ई से। अच्छा एक्सा बाइट, हाँ हाँ, मुझे लग रहा है वही है। हाँ कुछ मिलियन टेराबाइट में समथिंग करके होता है कुछ ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यूनिट दी है वो आपको। और बाद में आप इसको जब आपको NFS नहीं चाहिए तो ये तुम्हारे NFS की फाइल सिस्टम ID है, इस पे एक्शन पे जाके आप लोग क्या कर दो उसको डिलीट फाइल सिस्टम। तो EFS कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं था, ठीक है। तीन स्टोरेज सर्विस पढ़ी थी हमने, एक तो EVS ब्लॉक स्टोरेज, S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज, EFS फाइल स्टोरेज, ठीक है। और एक चौथा क्या था, BPC। चार टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो एक बार, नेटवर्क और स्टोरेज। कल से हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग और वो सब कुछ पूरा। राम सर, इसमें राम सॉफ्टवेयर की सर, तरह आप बैक एंड में वर्जनिंग नहीं कर सकते आप लोग, बैकअप आप नहीं ले सकते, वो गारंटी राम दे रहे हैं सर, आपके लिए। एक मिनट राम बस, सर। एक मिनट बस, एक मिनट। जो चीज़ अमेजन मैनेज्ड है उसका मतलब क्या होता है? आपकी साइड से लॉस हुआ है तो फिर आप CP जो सर ने बोला है कि फिर EVS वॉल्यूम के अंदर उसका एक बैकअप रखना है जो भी है आप। तो ऑन प्रेमिसेस कहीं भी डेटा होगा हमारे पास उसका पहले आता है, ठीक है। जो अमेजन मैनेज चीज़ें हैं उसमें हमें कंट्रोल नहीं है बेसिकली। हाँ आप बोलो सर, क्या बोल रहे हो? राम सर, ग्रुप में मेरा भी नाम ऐड कर देना। टॉपिक का नाम है अभी, उसके दो तरीके, या तो उनको मेल डाल दो आप कि मैं स्टूडेंट हूँ अभी और मुझे सर्विस की आइडिया नहीं था, मैंने उसको यूज़ कर लिया है, डिटेक्ट कर देंगे, एक दो वार्निंग देते हैं वो, पहली चीज़ तो। या अगले महीने ना, नेक्स्ट मंथ का जो आपका जो फ्री टीयर अकाउंट होता है उसका जो भी होल्ड होता है ना, वो उसको डिटेक्ट कर देते हैं कि बंदे ने इस मंथ यूज़ नहीं किया, जिस मंथ उसने यूज़ किया था उसका क्रेडिट होल्ड उसका यहाँ पर यूज हो जाता है। इसके दो तरीके से हो जाता है एक्चुअली में। आ गया ना, वो टेंशन मत लो अभी, अभी 1000 रुपये तक आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टॉपिक का नाम क्या है? इलास्टिक लोड बैलेंसर। करना स्टार्ट ना। ELV, देखो बैलेंसर का यूज़ केस IT में सब जानते हो आप लोग, कि एक जो वर्ड आया था स्केलेबिलिटी, जो वर्ड होता है ना, कि आप सर्वर्स, नंबर ऑफ़ सर्वर्स आप बनाते जाओ पीछे अपनी वेबसाइट के, जो नंबर ऑफ़ सर्वर्स हैं, इनको बोलना यार, ये हल्ला कर रहे हैं घर में, क्या हो रहा है? घर नहीं है, ऑफिस है। करें स्टार्ट ना। तो मैं अभी आपसे क्या बोल रहा था कि सर्वर्स की जो स्केल अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले सुनो। कि सर्वर्स आप लोग क्या करते जाओ, एक एक सिस्टम पे आपका लोड ज़्यादा हो गया तो आप सेम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन लॉन्च करते जाओ। लेकिन स्केलेबिलिटी का बेनिफिट कब होता है, जब फ्रंट एंड में बैलेंसर हो। अगर सर्वर्स के ऊपर बैलेंसर नहीं है तो जो सर्वर्स आप बनाते जा रहे हो पीछे आप लोग वेबसाइट के, दो नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4, उसका बेनिफिट कब होगा, जब इक्वली सब पे लोड क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। तो स्केलेबिलिटी एक्चुअल जो बेनिफिट देती है मार्केट में, कब देती है वो, जब हमारे पास क्या हो, बैलेंसर हो। तो बैलेंसर ने क्या अचीव किया, स्केलेबिलिटी जो टर्म्स आया था मार्केट में कि आप सर्वर्स को ऐड करते जाओ पीछे, तो सर्वर्स को ऐड करने का बेनिफिट कब मिल पाता है, जब हमारे पास फ्रंट एंड में क्या हो, एक बैलेंसर हो एक्चुअल में। तो बैलेंसर का बेनिफिट क्या होता है, एक्चुअल इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड अक्रॉस दी सर्वर। जितने भी आपके सर्वर्स होते हैं एक्चुअल बैकएंड में, जो आपकी मशीन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आपकी एप्लीकेशंस की, उसके ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट करना काम किसका होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंसर। अब बैलेंसर मार्केट में लोग कहते हैं दो टाइप के आते हैं सर, जो सुना है हमने IT में। अमेजन में पता नहीं हमें, बट हाँ हमने जो ऑन प्रेमिसेस जो सेटअप बनते थे IT के अंदर, इन डेटा सेंटर के अंदर, तो वहाँ पर सुनते थे हम लोग कि सर्वर्स दो टाइप के होते हैं, बैलेंसर दो टाइप के होते हैं।
एक तो हार्डवेयर बैलेंसर और एक सॉफ्टवेयर बैलेंसर, ऐसा आप मानते हो क्या? ऐसा हम भी मानते हैं, क्योंकि हाँ थ्योरी में ऐसा लिखा हुआ है। जैसे अगर हार्डवेयर लोड बैलेंसिंग की बात करें तो काफ़ी कंपनियां डिवाइसेस देती हैं जो यही काम करती है। तो मैं आपसे अगर पूछूं हार्डवेयर क्या विदाउट सॉफ्टवेयर काम करता है? उसके ऊपर कुछ है तो सॉफ्टवेयर उसके अंदर ही। लेकिन सर एचएम प्रॉक्सी टाइप की चीज़ है, ये प्योर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है ना, वो भी है तो मशीन में चल रहा है ना, वो भी हार्डवेयर के अंदर ही। भाई दोनों कंपेटिबल तो है चाहिए ना आपस में। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा और विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो फिर क्यों बोलते हो कि आप बैलेंसर दो टाइप के आते हैं? क्या खुश है? क्या बैलेंसर की डिवाइस लेके आते हैं मार्केट से हम लोग, कि डिवाइस में सॉफ्टवेयर नहीं होता? और क्या जो मशीन में चलाते हैं सॉफ्टवेयर हम लोग, क्या मशीन में हार्डवेयर नहीं होता? तो फिर बैलेंसर दो टाइप के कैसे होते हैं? बैलेंसर दो टाइप के नहीं होते। बैलेंसर को एक्चुअल में यूज करने के दो मेथड होते हैं। या तो मार्केट में डेडिकेट डिवाइस ले आओ आप लोग, या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सॉफ्टवेयर डाल के उस सिस्टम को ही तुम एज अ बैलेंसर डिवाइस बिहेव कर सकते हो आप लोग। यानी मार्केट में स्पेशली कुछ डिवाइस आती हैं जो एक्चुअल नो द बैलेंसिंग कंसेप्ट, जो किसी और काम में नहीं आएगी, जिसमें ओएस सेटअप नहीं कर सकते आप लोग, जिसमें सिर्फ बैलेंसिंग के जो कंसेप्ट होते हैं, खाली बस ट्रैफिक कंट्रोल करना, खाली बस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना, फायरवॉल की तरह काम करते हैं बेसिकली वो। जैसे आप सब जानते होंगे, आप लोग F5 बैलेंसर मार्केट में काफ़ी फेमस बैलेंसर आता है, सुना होगा आपने F5 बैलेंसर एक्चुअल में। तो वो एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर बैलेंसिंग, पैकेट कंट्रोलिंग, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, बहुत कुछ काम कर लेता है वो। DNS, मैस्कुरेडिंग, जितने भी नेटवर्क कंसेप्ट होते हैं वो सब उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो वो एक डेडिकेट डिवाइस है मार्केट में विच प्रोवाइड द बैलेंसिंग कंसेप्ट ओनली। सो दैट्स वाई वी कॉल द हार्डवेयर बैलेंसर, जिसमें तुम सांबा इंस्टॉल नहीं कर सकते, FTP इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो एक OS नहीं है, उसमें मिनी iOS होता है एक्चुअल में, जिसमें सिर्फ खाली बस बैलेंसिंग कंसेप्ट क्या होते हैं अवेलेबल रहते हैं। तो कुल मिला के जब कंपनी डेडिकेट डिवाइस को यूज़ करती है तो उसको टाइप दिया हमने क्या, हार्डवेयर बैलेंसर। और जब किसी कंपनी कोई OS के ऊपर बैलेंसिंग करना चाहती है यूजिंग द OS सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आप लोग लोड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, सॉफ्टवेयर बैलेंसर। बैलेंसर एक ही होता है वैसे तो, चाहे वो रनिंग ऑन डिवाइस या रनिंग ओवर एनी OS, ये मैटर, ये तो डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन कैसे आपने किया हुआ है, पहली चीज़ तो। लेकिन अमेजन कहता है कि मेरा जो बैलेंसर है वो तो सॉफ्टवेयर ही है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने डिवाइस सेटअप की हुई है कि मैंने बैकएंड में हार्डवेयर के ऊपर OS डाला हुआ है। तो अभी जो अमेजन दे रहा है आपको बैलेंसिंग कंसेप्ट, वो कैसा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है खाली बस। हम एक्चुअल में वी आर लर्निंग हाउ टू यूज अमेजन बैलेंसर। हम खाली बस अपने सर्वर्स को अमेजन के बैलेंसर में कैसे यूज करते हैं, खाली बस वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। बैलेंसर का सेटअप पहले ऑलरेडी क्या हो रखा है, बैकएंड में हो रखा है। किसी डिवाइस को सेटअप करना तुम्हारा काम नहीं है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज मतलब उनका ELV, उन्होंने पहले एक बैलेंसर अपने डेटा सेंटर में सेटअप कर दिया है और उसका तुम्हें कम्युनिकेट करने का एक सॉफ्टवेयर दे दिया है। खाली बस तुम बस क्या करते हो, खाली बस उसके बैलेंसर में जाके अपनी मशीन ऐड करके अपना लिए ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हो खाली आप लोग। तो तुम्हारे लिए जो बैलेंसर मिल रहा है एक्चुअल में वो कैसा सॉफ्टवेयर है, जहाँ सर्विस तो है ही है वो। हाँ बॉस, पहली चीज़ तो क्योंकि अमेजन की बैकएंड में हार्डवेयर है कि OS है कि डिवाइस है, ये मैटर आपको नहीं है। तो मैं तो एक कंसोल दिया गया है, उस कंसोल में जाके आप लोग बस अपने लिए सर्वर्स को ऐड कर पा रहे हो और सर्वर्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही आप बैलेंसर को यूज कर पा रहे हो आप लोग। अब उस बैलेंसर बैकएंड में OS पे कॉन्फ़िगर है कि उसकी डेडिकेटेड डिवाइस है, ये कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अमेजन जो कहता है कि नहीं सर, हमने सुना है कि अमेजन के बैलेंसर भी दो टाइप के आते हैं। अमेजन भी दो टाइप के बैलेंसर दे रहा है मार्केट में। अमेजन का बैलेंसर हाँ दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला क्या होता है, नेटवर्क बैलेंसर कंसेप्ट होते हैं एक तो, और दूसरा कौन सा होता है, एप्लीकेशन बैलेंसर। अमेजन बैलेंसर दो टाइप के देता है एक्चुअल में। क्लासिक, इसकी ओल्ड टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई है क्योंकि आपने पहले यूज़ किया हुआ है इसको एक्चुअल में। अब क्लासिक वाले जो कंसेप्ट है ना वो किस में आ गए हैं। पहले इनके पास एक ही बैलेंसर था मार्केट में, इनके पास पहले एक ही बैलेंसर क्लासिक था खाली बस। क्लासिक हैव द वो कैपेबिलिटी नेटवर्क प्लस एप्लीकेशन, बट अब इन्होंने क्या कर दिया है कस्टमर के लिए
बैलेंसर की सर्विस को 2 कर दिया है कि नेटवर्क बैलेंसर चाहिए आपको तो अलग ले लो और एप्लीकेशन बैलेंस चाहिए आपको तो अलग ले लो। पर दोनों में फ़र्क क्या है, करें बात। जब बात आती है सर मुझे कंटेंट इक्वली डिवाइड करना होता है, मेरे पास सर्वर्स की जो जितने मेरे पास सर्वर्स हैं सब पे सेम कंटेंट अवेलेबल है, चाहे ट्रैफिक नोड 1 पे जाए, चाहे ट्रैफिक नोड 2 पे जाए, चाहे नोड 3 पे जाए, मुझे आने वाला ट्रैफिक इक्वली जितने मेरे पास नंबर ऑफ़ सर्वर्स अवेलेबल हैं सब पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नेटवर्क बैलेंसर में तुम कंटेंट के बेस पे नोड स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि अगर बंदा वीडियोज ओपन करता है तो सिर्फ ट्रैफिक नोड 1 पे जाए, अगर बंदा हमारी कंपनी की पिक्स ओपन करता है तो नोड 2 पे जाए, नहीं। हेडर के बेस पे जब बात होती है सर ऐसा हो सकता है क्या, हमारी कंपनी में 10 वेब सर्वर हैं, हमने 2 वेब सर्वर स्पेसिफिक किए हुए हैं खाली वीडियोज़ के लिए कि हमारी वेबसाइट की वीडियोज़ यू वांट टू एंटरटेन, तो सिर्फ नोड 1 पे क्या हो, खाली बस वीडियोज़, तो हमेशा आपका ट्रैफिक नोड 1 नोड 2 पे जाए खाली बस, और किसी नोड पे। जब बात आती है कि कंटेंट स्पेसिफिक नोड के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वहाँ करते हैं कौन सा बैलेंसर, एप्लीकेशन बैलेंसर में कंटेंट की रीड करने की पावर होती है, OSI मॉडल की लेयर 7 पे काम करता है, और लेयर 7 का मतलब होता है हम पैकेट को स्कैन कर सकते हैं कि पैकेट में क्या बंदा ओपन करना चाहता है, तो उसके रेस्पेक्टिव बैलेंसर में रूल लगे होते हैं कि अगर बंदा इमेजेस को ओपन करे, अगर वेबसाइट के अंदर बंदा इमेज को ओपन करना चाहता है तो इमेजेस हमारे पास हर एक सर्वर्स पे अवेलेबल नहीं है, इमेजेस को हमने खाली नोड 3 पे रखा हुआ है, तो बैलेंसर उसका ट्रैफिक कहाँ डाल देगा, नोड 3 पे डाल देगा। तो एप्लीकेशन बैलेंसर में एप्लीकेशन के कंटेंट के बेस पे हम मशीन के साथ में राउट डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आने वाले हेडर में कंटेंट ये मैच होता है तो ट्रैफिक शुड बी गो ऑन नोड 1, अगर आने वाले पैकेट में कंटेंट ये मैच होता है, यानी होस्ट बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं, कंटेंट बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं हम लोग किसके अंदर, एप्लीकेशन बैलेंसर में। नेटवर्क बैलेंसर में कंटेंट बेस्ड राउटिंग नहीं कर सकते, जितना भी ट्रैफिक आ रहा है इक्वली सब पे कर दो, डिवाइड कर दो। जब कंपनी को पता है कि हमारे पास 10 वेब सर्वर्स हैं और वेब सर्वर्स हैव द सेम कंटेंट, सबके पास सेम इंडेक्स पेज अवेलेबल हैं, सब पे सेम कंटेंट अवेलेबल है, ट्रैफिक कहीं भी जाए सब पे सेम ब्राउज क्या होना है, कंटेंट होना है, तो वहाँ पे फिर आपको एप्लीकेशन का बेनिफिट नहीं होता। जहाँ मल्टी टीयर होती हैं एप्लीकेशंस कि एप्लीकेशन में पहले बंदे ब्राउजिंग करते हैं फिर पेमेंट करते हैं, अब पेमेंट का एक सर्वर है हमारे पास, बस पिक्स का एक सर्वर है, वीडियोज़ का एक सर्वर है हमारे पास, ठीक है। तो हम हर सिस्टम पर वीडियोज़ कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि स्टोरेज क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो वहाँ पर यूज करते हैं फिर कौन सा हम लोग, एप्लीकेशन बैलेंसर में एक्चुअल होस्ट स्पेसिफिक राउटिंग कर सकते हैं कि आने वाला ट्रैफिक अगर कंटेंट में ये मैच होता है तो ये ट्रैफिक नोड 1 पे जाना चाहिए, अगर आने वाले ट्रैफिक में कंटेंट ये मैच होता है तो नोड 2 पे जाना चाहिए। जब आता है कंटेंट स्पेसिफिक होस्ट, तब बेसिकली वी विल सेट अप द एप्लीकेशन बैलेंसर। क्लियर। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए फटाफट से अभी आपको कम से कम 2 मशीन सेटअप करने पड़ेंगे और दोनों मशीन पे आपको एक वेब सर्विस सेटअप करनी पड़ेगी, तब बेसिकली वी विल टेक द नेटवर्क बैलेंसर। तो पहली लैब किसकी है, हाउ टू सेटअप नेटवर्क बैलेंसर। अब दूसरा चीज़ सर आपने बताया था कि अमेजन की हर एक सर्विस अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड है या रीजन बेस्ड है, तो इनका जो बैलेंसर है एक्चुअल में वो उसकी हाई अवेलेबिलिटी मेंटेनेंस तो हमारे कंट्रोल में है नहीं क्योंकि मैनेज बाई अमेजन। इसका AWS का जो बैलेंसर है वो अमेजन मैनेज्ड है, हमारे मैनेज में नहीं है। इसका मतलब हाई अवेलेबिलिटी और ये सब करना तुम्हारा काम नहीं है पहली चीज़ तो। लेकिन बैलेंसर एक्चुअल में रीजन स्पेसिफिक होते हैं, ये समझे, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि एक सर्वर आपका रखा हुआ है US में और एक सर्वर आपका रखा है इंडिया में, अब चाहते हो लोड डिस्ट्रीब्यूट करना एक्रॉस द रीजन, बैलेंसर से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर दोनों सर्वर्स एक ही रीजन के अंदर हैं, चाहे वो एक अवेलेबिलिटी जोन A में है चाहे अवेलेबिलिटी जोन B में है, तो
तो बैलेंसर एक्चुअल वर्क्स ऑन अक्रॉस द अवेलेबिलिटी जोन बट नॉट अक्रॉस द रीजन। नहीं समझे? डायग्राम समझाता हूँ। ये हमारे पास दो रीजन हैं। इस दो रीजन में मेरे पास मेरी वेबसाइट के 3 सर्वर्स यहाँ रखे हुए हैं और मेरी एक वेबसाइट के 3 सर्वर यहाँ रखे हुए हैं। अब ट्रैफिक जो आ रहा है उसको तुम ये नहीं कर सकते कि आधा ट्रैफिक कहाँ जाए। ELV एक्चुअल इट वर्क्स ऑन विद इन अ रीजन। जो बैलेंसिंग कर पा रहे हैं हम लोग खाली बस, आपको यहाँ भी जाके एक बैलेंसर अलग लेना पड़ेगा। अगर आपको लोड इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो ये वाला बैलेंसर काम नहीं करेगा, उस रीजन का आपको अलग बैलेंसर लेना पड़ेगा। उस रीजन का बैलेंसर उसी रीजन के सर्वर्स पर लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इस रीजन का सर्वर्स किसके ऊपर, एक्रॉस द रीजन की बात होती है तो एक्रॉस द रीजन जो काम करता है वो सर्विस कौन सी है, फिर कौन सी है? DNS, जिसको अमेजन बोलता है राउट 53। राउट 53 से मैं चाहूँ तो एक्रॉस द रीजन भी लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जो आगे बात करेंगे कि सर ऐसा तो होगा ना, इंडिया का ट्रैफिक 40% ट्रैफिक में चाहता हूँ US में जाए और 20% इंडिया में आए और 30% यूरोप में जाए। तो ये तो सर मैंने सुना है अमेजन के अंदर पॉसिबल है, ऐसा होता भी अमेजन के अंदर। हम चाहें तो रीजन की स्पेसिफिक कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं हम लोग कि 40% का वेट ट्रैफिक ऑन प्रेमिसेस आए मेरे साथ डेटा सेंटर में आ जाए और 20% ट्रैफिक कहाँ जाए क्लाउड के। तो ये सेटअप सब हो सकता है। तो राउट 53 से अक्रॉस द रीजन भी चाहे तो लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। बट जब बात आती है विद इन अ रीजन सर्वर पे यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, तो उस केस में आपका ELB काम करता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर। ठीक है, बट दोनों सर्वर्स, ये मैटर नहीं करता कि दोनों सर्वर्स सेम अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट हैं कि क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट है। एक ही रीजन के अंदर होनी चाहिए बट अवेलेबिलिटी जोन भले क्या हो, डिफरेंट हो। सर एक क्वेश्चन, डिजास्टर रिकवरी में जैसे हम ये सेटअप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक रीजन में कर दिया, वो रीजन ही डाउन है फॉर एग्जांपल, तो वो क्योंकि DNS जब भी आप ELB में को सेट करते हो आपको CNAME एंट्री करनी होती है, IP चेंज होती रहेगी। किसकी? जो ELB की IP ELB को इलास्टिक IP मिलता है बैकएंड में, तो बैकएंड सर्वर भले क्या हो आपके प्रोविजन होते रहें या अपने आप डिलीट होते रहें, बैलेंसर का जो IP है वो सेम रहेगा, यूजर एंड को मालूम नहीं चलेगा। यानी राउट 53 में आके आपको कोई भी IP चेंज करना नहीं पड़ेगा, चाहे आपका बैकएंड सर्वर क्या हो रहा है भले ही डिलीट हो रहा है। राउट 53 सेटअप नहीं करा था, बेसिक सेटअप है मेरा। कुछ भी मत करो, ELB का IP कभी चेंज नहीं होता। हमारे यहाँ तो लिखा था कि ELB डायनेमिक IP है, उसका नेम जो है वो सब ए रिकॉर्ड बनता है ELB का, CNAME ए रिकॉर्ड के ऊपर बनाते हैं फिर CNAME अलियास नेम, जब आपको अपनी वेबसाइट से डोमेन नेम मैप करना होता है तो। मतलब हमारे ये बोलते हैं कि जैसे और जो आपके पास ELB की है वो IP है वो चेंज होते रहती है, तो आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो CNAME के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होगा। देखना भी बताता हूँ आपको। हाँ भाई करें स्टार्ट ना। तो एक्चुअल आपका बैलेंसर विद इन रीजन की सर्विस है, रीजन के अंदर काम करती है, रीजन से क्रॉस काम नहीं करती। ठीक है, तो मेरे पास अभी फटाफट से मुझे पहले 2 वेब सर्विस सेटअप करनी पड़ेंगी, तब जाके हम लोग चेक कर पाएंगे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कम से कम आप करना कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए सपोज ये क्या मेरे पास वेब बने हो गया और ये क्या वेब 2 हो गया। ठीक है ना, वेब 1 पे जाओ,
ठीक है। रुको बंदे बाहर से बोलता हूँ। ये मेरा क्या वेब सर्वर बंद हो गया। अब मैं एक सिस्टम पे और लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से। एक्चुअल में ये मशीन था आपका कौन सा वाला, ये वेब बंद था। आप सर हाँ जी, एक मशीन प्राइवेट सबनेट पे है, एक पब्लिक सबनेट पे दोनों मशीन्स पब्लिक सबनेट के अंदर होनी चाहिए और आपने एंड पॉइंट सेटअप नहीं किया तो। ठीक है, तो अभी आपके दोनों सिस्टम सेटअप हो चुके हैं। बैलेंसर में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ आती हैं। बैलेंसर में एक तो आता है बैलेंसर, एक आते हैं पूल, सॉरी एक आता है लिसनर, और एक आता है क्या, पूल। सबसे पहले होता है बैलेंसर। बैलेंसर के अंदर होता है लिसनर। लिसनर का मतलब होता है कि बैलेंसर किस पोर्ट पे काम करेगा, उस पोर्ट पे आने वाला ट्रैफिक किस पूल पे जाएगा। और पूल के अंदर मशीन्स होती हैं। पूल के अंदर क्या होते हैं, सर्वर्स अटैच होते हैं पूल में, और पूल कहाँ अटैच होता है, लिसनर में, और लिसनर कहाँ अटैच होते हैं, बैलेंसर में। बट इसको ना रियल आईटी में पूल बोल देते हैं, बट क्लाउड की लैंग्वेज में पूल नहीं बोलते इसको। क्लाउड की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टारगेट ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको सेटअप करने वाला सेक्शन कहाँ पे आता है, नीचे आओ। ELV का टॉपिक इसी में आ रहा है, नीचे देखो। इसमें दो वर्ड हैं, एक तो लोड बैलेंसर और एक टारगेट ग्रुप। तो पहले से आई थिंक कोई बैलेंसर बना हुआ है इसके अंदर, देखते हैं। हाँ, एक बैलेंसर पहले से बना हुआ है ऑलरेडी। ये है बैलेंसर, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एक लिसनर है, और लिसनर के बाद ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, और ये क्या है इसके अंदर, टारगेट। तो मैंने पहले यहाँ से क्या कर दिया, बट बोल रहा है कि लिसनर के बिना इसको डिलीट आप नहीं कर सकते। तो पहले बोल रहा है कहाँ जाओ, बैलेंसर पे जाओ। पहले यहाँ से आप बैलेंसर को डिलीट मार दो एक बार। बैलेंसर डिलीट होते क्या हो गया, लिसनर चला गया। अब जो आपका टारगेट ग्रुप है, और अब इसमें कोई बैलेंसर नहीं है, कोई लिसनर नहीं है इसके अंदर, और कोई भी टारगेट ग्रुप अवेलेबल नहीं है। एक मिनट, थोड़ा AC की बोल के आता हूँ ना, बहुत गर्मी हो रही है। तो सबसे पहले करना क्या है हमको, देखो क्लिक करो पॉइंट पे जाके, पहले क्रिएट बैलेंसर पे जाओ। इसी सेक्शन से तीनों चीज़ बन जाएंगी अपने आप, स्टेप बाय स्टेप। पहले बनेगा बैलेंसर बनेगा, उसके बाद बनेगा लिसनर, और फिर टारगेट ग्रुप, और फिर आपसे पूछता है मशीन कौन कौन सी है जहाँ पर बैलेंस आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। टारगेट ग्रुप में मशीन आप अभी ऐड कर दो, या बाद में भी ऐड कर सकते हैं, और बाद में मशीन निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे पूल में आपके पास 3 सर्वर थे और डिमांड आ गई, तो ऑन द फ्लाई चाहते हो पूल में मशीन ऐड कर सकते हो आप लोग। लगता है लोड ज़्यादा नहीं है सर, मुझे मशीन काफ़ी नहीं चाहिए, तो आप उनको टारगेट में से आप रिमूव कर सकते हो। दोनों ऑपरेशन ऑन द फ्लाई सपोर्ट करते हैं, ऐड करना भी और रिमूव करना भी। कैसे देखो, क्रिएट लोड बैलेंसर,
क्लासिक इनका बिल्कुल हाईलाइट नहीं है, दैट मीन्स इसी टेक्नोलॉजी ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, बट जो पुराने कस्टमर जो पहले से ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है अभी। अभी क्या लोगे आप लोग, पहले क्या है नेटवर्क बैलेंसर, एक बैलेंसर को नाम देना पड़ता है हम कोई भी, तो नाम दिया मैंने डेमो बैलेंसर। पूछ रहा है बैलेंसर में बाहर से लोड आना है इसके ऊपर या इंटरनली खाली बस लोड डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप लोग। अगर इंटरनल लूँगा मैं तो इसके ऊपर कोई पब्लिक आई मैप नहीं होगा, इंटरनेट फेसिंग लूँगा तो इसका मतलब इसके ऊपर एक पब्लिक आईपी क्या होगा कि मैप होगा, ठीक है ना। लिसनर भी पूछ रहा है कि आप बैलेंसर का लिसनर किस पोर्ट पे काम करेगा। राम सर, हाँ, इस केस में इंटरनल करते हैं। इंटरनल कब करते हैं, जब जैसे आपको पता है कि मेरी मल्टी टीयर एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड जो वेब सर्वर्स है वो तो बाहर से ओपन होते हैं। जैसे मेरे पास क्या है मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर चल रहे हैं, जैसे ये मेरे पास डेटाबेस है, इसके फ्रंट एंड में 2 क्या है एप्लीकेशन सर्वर हैं, और उसके फ्रंट एंड में फिर 2 क्या है मेरे पास वेब सर्वर हैं। तो एक बैलेंसर यहाँ पे आएगा पहले जो इनके ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर ये जो ट्रैफिक आएगा वो किसके ऊपर जाएगा, इन दोनों के ऊपर जाएगा ना, तो फिर तुमको इनके ऊपर भी एक बैलेंसर लेना पड़ेगा। जबकि ये बैलेंसर जो होगा ना ये बाहर से भले ओपन ना हो, कौन सा बैलेंसर, ये खाली बस कहाँ से ओपन होगा और यहाँ से लोड कहाँ जाएगा फिर आपका, ये समझे। कुछ इंटरनली हमारी ऐसी होती हैं एप्लीकेशन जो बाहर से ओपन नहीं होती हैं, बट हमारा जो वेब सर्वर्स है ना फ्रंट एंड वेब सर्वर्स वो खाली बस उस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्चुअल में। तो फिर वो बैलेंसर मुझे पब्लिक एक्सपोज करना नहीं होता एक्चुअल में, सिर्फ मेरी इंटरनली सर्वर्स पे लोड क्या हो पाए, खाली बस डिस्ट्रीब्यूट हो पाए विदिन बीपीसी, बाहर से क्या ना हो पब्लिक आईपी एक्सेस ना हो पाए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, बैलेंसर क्या लेते हैं फिर हमेशा इंटरनल बैलेंसर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि लिसनर का मतलब है कि आपका बैलेंसर या तो काम करता है एचटीटीपी पे, यानी 2 पोर्ट होते हैं सब जानते होंगे आप लोग 80 और 443। अगर आप सर्टिफिकेट साइन करना चाहते हो वेबसाइट के अंदर तो 443 लोगे बैलेंसर आप लोग पोर्ट। अगर आप एचटीटीपी पे चाहते हो वेबसाइट तो नॉर्मल लिसनर पोर्ट क्या आ रहा है। अब पूछ रहा है किस किस अवेलेबिलिटी जोन के साथ में इस बैलेंसर को आप स्पिन करना चाहते हो, मतलब जिस जिस टारगेट ग्रुप को जिस जिस अवेलेबिलिटी जोन के साथ में आप इसको चेक। एक क्वेश्चन, जो हाँ, आपने पोर्ट नंबर दिए थे मतलब उसमें एक ही पोर्ट मेंशन करना होता है इसलिए बहुत सारे लिसनर का कोई पोर्ट ले सकते हो आप लोग। मतलब एक भी पोर्ट जिस पर ट्रैफिक है। हाँ, एक बैलेंसर का भी अपना एक पोर्ट नंबर होता है, टीसी पोर्ट नंबर, कि यहाँ पे ट्रैफिक आएगा तो आगे पास करूँगा उसको, मैं पीछे पास करूँगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब पूछ रहा है आपका क्या कि पहले बताओ ये बैलेंसर किस बीपीसी में आप प्लेस करना चाहते हो, पहला पॉइंट, और उस बीपीसी के कितने अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल हैं, उस बीपीसी का सबनेट आपने किस किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्पिन किया हुआ है। तो बता रहा हूँ मैं कि इस बीपीसी का स्टांस, इस बीपीसी में जितने स्टांस हैं, चाहे वो अवेलेबिलिटी जोन ए का पार्ट हो, चाहे अवेलेबिलिटी जोन बी का पार्ट हो, सी का पार्ट, डी, इसका मतलब हो गया क्या कि इस बीपीसी में 6 सबनेट हैं, हर अवेलेबिलिटी जोन में एक सबनेट क्या हो रखा है, क्रिएट हो रखा है। अब आपका स्टांस भले ही अवेलेबिलिटी जोन ए बी सी डी ई एफ कहीं भी चले, एक ही बैलेंसर से आप लोग 6 अवेलेबिलिटी जोन पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप लोग। अगर आपने इसमें एक को अनचेक कर दिया और तुम्हारी वेब सर्विस का कोई भी स्टांस, तुम्हारी वेब सर्विस का कोई भी स्टांस अगर अवेलेबिलिटी जोन 1F में चल रहा है तो ये बैलेंसर उस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसके साथ में कम्युनिकेशन लिया ही नहीं है आपने, ठीक है। अब पूछ रहा बताओ कि टारगेट ग्रुप का नाम क्या है। अभी तक हमने क्या बनाया, खाली बस बैलेंसर और लिसनर, अभी 2 काम हुए बस, बैलेंसर और लिसनर। अब क्या आ रहा है, टारगेट ग्रुप आ रहा है। तो टारगेट ग्रुप को एक नाम देना पड़ता है कोई भी हमको। सपोज नाम दिया मैंने, क्या नाम दिया इसको मैंने, लिनक्स वेब सर्वर्स। क्या नाम दिया, लिनक्स सर्वर्स। पूछ रहा टारगेट सर्वर्स का पोर्ट नंबर क्या है, क्या पूछ रहा है, टारगेट के साथ में कम्युनिकेट करना चाहता हूँ मैं, तो प्रोटोकॉल कौन सा होगा, टीसीपी होगा, और पोर्ट नंबर क्या होगा,
अब तुम्हारा अगर बैकएंड सर्वर का पोर्ट नंबर 81 है, 82 है, ज़रूरी नहीं है कि बैलेंसर का जो पोर्ट नंबर है, लिसनर का पोर्ट नंबर वही किसका होना चाहिए, टारगेट का होना चाहिए। नहीं, टारगेट सर्वर्स के पोर्ट नंबर तुम चाहो तो 81, 89 जो भी पोर्ट चाहते हो आप लोग, यानी फ्रंट एंड पोर्ट नंबर 80 है बैलेंसर का। अब लोड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सर्वर जो है पीछे, उन सर्वर्स का पोर्ट नंबर आपका हो सकता है सेम 80 हो, या सबका पोर्ट नंबर 81, 82 जो भी आप। तो ये पोर्ट नंबर किसका है, ये पोर्ट पूछ रहा है आपसे कि ट्रैफिक जहाँ फेंकूंगा मैं, जिन सर्वर्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वो सर्वर का पोर्ट नंबर क्या है। तो एक टारगेट ग्रुप में जितनी मशीन्स हों सबका पोर्ट नंबर सेम होना ज़रूरी है। या तो आपके बैकएंड सर्वर्स का पोर्ट 80, 80, 80 सबका हो, या 81, 81 सबका हो, ठीक है ना, नहीं समझे। कंसेप्ट ये समझ गया, जैसे अगर LBR में मैंने 8 पोर्ट को 3 इनेबल कर दिया, पीछे मेरे टॉमकैट के मान लो 5, 7, 6 सर्वर चल रहे हैं, तो उनका ट्रैफिक 80 पे, मतलब वहाँ सिक्योर नहीं होने की जगह 80 पे ही ट्रैफिक चल जाएगी, 80, 80 पे। तो मैं इनमें 80 मेंशन कर दूंगा, करना पड़ेगा आपको। तो ये टारगेट का पोर्ट नंबर है, ठीक है। और जो पहला पोर्ट नंबर था वो तुम्हारा फ्रंट एंड पोर्ट नंबर है कि बैलेंसर किस पोर्ट पे ट्रैफिक इंटरटेन करेगा, और इंटरटेन करने के बाद सर्वर्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट जब करेगा तो वो सर्विस कहाँ चल रही है आपकी। यानी बैलेंसर, इनका बैलेंसर दो काम करता है, एक तो लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्लस पोर्ट के साथ में स्टेट मेंटेन भी करता है कि सर्वर हेल्दी है कि, इनका एक ही नहीं करता ये, यानी कि पोर्ट, ये सिर्फ लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ में, ऐसा नहीं है कि एक मशीन डाउन रहा ना तो उस पर लोड भेजता रहे, नहीं, ये आपको बताएगा भी, आगे चल के पूछेगा भी कि कितने इंटरवल में उसकी हेल्थ चेक करनी है। तो इस पोर्ट को ये बार बार TCP कमांड से, TCP डंप कमांड से इसकी स्टेट चेक करता है पोर्ट की। जिस सिस्टम का पोर्ट क्या मिला, डाउन मिला, उस सिस्टम को अनहेल्दी करता हुआ उसके ऊपर लोड को ब्लॉक कर देता है अपने आप, ठीक है ना। तो हेलो हाँ जी, सर, एक बार पीछे जाओगे कहाँ बताओ। यहाँ पे हमने जैसे कोई बाहर से रीड कर रहा है, राइट, ये उसके लिए तो यहाँ पे 80 के बजाय 9000 भी दे सकते हैं। यहाँ पे इतनी प्रोटोकॉल हैं आपकी। हाँ हाँ, आप नहीं, फ्रंट ये एंड, लोड बैलेंसर जो पोर्ट है, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते हो, क्या हो गया। किसी को पता ना चले 80, राइट, 80 करना चाहिए, कर आप सकते चाहो हैं तो नहीं। बैलेंसर का, हाँ और क्या, बैलेंसर का फ्रंट एंड पोर्ट, बैलेंसर का फ्रंट एंड पोर्ट भी चेंज कर सकते हो आप लोग। लेकिन रिक्वेस्ट जाएगी 80 पे, राइट, इंटरनली। अब आपका टारगेट का पोर्ट नंबर क्या है वो आगे डिफाइन करना पड़ेगा फिर आपको। अच्छा ठीक है। जो एक चीज और, जो अगला स्टेप है, नेक्स्ट, ये स्टेप जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टारगेट का पोर्ट नंबर क्या है, मशीन क्या चल रही है ठीक है, आपकी। गॉट इट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये सर्वर है जिसपे अपाचे की 2 सर्विसेज चल रही है, 2 सर्वर पे। मैं चाहता हूँ कि SSH भी करूँ, तो क्या टारगेट ग्रुप 2 बनाने पड़ेगा, इसी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? SSH तो तुम सर्वर्स को कर ही पाओगे, उसको बैलेंसर से मतलब क्या है। नहीं, बैलेंसर के थ्रू करना। नहीं, बैलेंसर से होते हुए आप SSH नहीं कर सकते, फिर तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी आपको। या फिर बैलेंसर, दो एप्लीकेशन चल रही है उसी पे। बैलेंसर के थ्रू आप किसी सिस्टम को SSH नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर 2 एप्लीकेशन चल रही है एक ही सर्वर पे, एक 80 पे लिसन हो रही है, एक 9000 पे लिसन कर रही तो है, उसके राइट। लिए आपको अलग टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा फिर। अच्छा, अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है यहाँ से नीचे, यार देखो यहाँ पे क्लिक करो, ये पूछ रहा है आपसे कि मैं जिस पोर्ट को आप बता रहे हो ना, उस पोर्ट को हर 3 सेकंड, हर 30 सेकंड के बाद में, इसमें 3 वैल्यू है देखो। एक तो मॉनिटरिंग 10 सेकंड के अंदर करवानी है आपको, तो ये कॉस्टिंग वाली है, मतलब अमेजन आपको बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड की मॉनिटरिंग देता है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग, जिसको अलग से प्राइस नहीं है। 10 सेकंड की मॉनिटरिंग जो होती है वो डिटेल मॉनिटरिंग होती है। आपकी बैकएंड में क्या कर रहा है, ये क्लाउड वॉच की हेल्प ले रहा है आपका बैलेंसर, हेल्प ऑफ द क्लाउड वॉच सर्विस। हर इंस्टांस को 10 सेकंड में चेक करके आएगा कि पोर्ट नंबर हेल्दी है कि नहीं है। अभी 30 सेकंड में जाएगा, कितना, 30 सेकंड के इंटरवल में हर सिस्टम के पोर्ट को हिट मारेगा। कितनी बार, 3 बार करेगा कम से कम।
दोनों क्लाउड वॉच से कर रहे हैं, बट क्लाउड वॉच में भी इनकी एक फ्री सर्विस अवेलेबल है। 30 सेकंड की मॉनिटरिंग क्या है, फ्री अवेलेबल है। अगर आप डिटेल चाहते हो मॉनिटरिंग, बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली आप मॉनिटरिंग करना चाहते हो सिस्टम की हेल्थ, तो 10 सेकंड वाला जो है ना वो चार्जेबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेल्दी कितना कर दिया थ्रेशोल्ड, मैंने हेल्दी और अनहेल्दी थ्रेशोल्ड की वैल्यू 2 कर दी है। इन दोनों का मतलब क्या है, किसी सिस्टम को एक बार चेक करो, अभी उसको हेल्दी डिक्रीज मत करो, 30 सेकंड के बाद फिर जाओ 2 बार चेक करके आओ प्रॉपर हेल्दी है कि नहीं है। दोनों बार पोर्ट रेस्पॉन्स दे रहा है तब जाके बोलो बैलेंसर से मशीन हेल्दी है, तब मैं उस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करूँगा। अगर कोई पोर्ट प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर गया तो कभी भी डायरेक्टली उसको ब्लॉक मत करो, पहले एक बार जाओ 30 सेकंड और दो उसको, हो सकता है मशीन प्रॉपर क्या आ जाए, रिपेयर हो जाए अपने आप। तो 60 सेकंड में 30 सेकंड के बाद 2 बार जाएगा, दोनों बार पोर्ट ने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो मशीन को अनहेल्दी कर देगा बैलेंसर, और उसके ऊपर से ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा, उस पर फिर लोड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला नहीं है। 60 सेकंड तो वो ज़्यादा है, इन बिटवीन कोई अगर रिक्वेस्ट उस नोड पे आ जाए तो फिर डेड हो जाएगी। जब तक रिक्वेस्ट आपकी डेड रहेगी, जब तक दोनों थ्रेशोल्ड यानी होंगे पास, क्योंकि किसी मशीन को हेल्दी और अनहेल्दी करने के लिए पहले ही अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट पूरे करता है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट के अंदर इंटरवल टाइम होता है। अभी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितने हैं इसके, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट 2 हैं और दोनों का इंटरवल कितना है 30 सेकंड है। तो एक मशीन पे ट्रैफिक स्टार्ट होने के लिए कम से कम 60 सेकंड वेट करना पड़ेगा, और एक मशीन पर ट्रैफिक को रोकने के लिए भी आपको 60 सेकंड वेट करना पड़ेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग ऑन की हुई है, डिटेल मॉनिटरिंग करना चाहते हो आप लोग, तो कौन सी है फिर आपका 10 सेकंड अगले। हाँ भाई, इसमें और कोई स्लैब नहीं है सर, ये दोनों स्लैब बस ये अवेलेबल है आपका। टाइम इसके आउट क्या है, टाइम आउट टाइम आउट का मतलब होता है कि आपसे मैंने हेलो बोला, तुम कहीं बिजी थे तो हेल्दी, और मैं चुपचाप लौटाया वहाँ से, तो मैंने क्या माना, आपको अनहेल्दी मान लिया। तो कम से कम आपकी क्वेरी को मैं 10 सेकंड में हेलो बोलूँ तो आपका आंसर का वेट करूँ कितना टाइम, नहीं समझे। जैसे आप जब तक हैं, ये टाइम आउट 0 का मतलब ये वेट नहीं रहेगा। जैसे ही हेलो बोलेगा आंसर मिला तो ठीक है, नहीं तो आपको अनहेल्दी मान लेगा आपका। ठीक है ना, टेंशन में आके। तो अब पूछ रहा, बताओ आपकी मशीन्स कौन सी है पहले जहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। सो वी आर रजिस्टर्ड टारगेट हेयर। टारगेट रजिस्ट्रेशन बाद में कर सकते हैं, तो ये अभी करना है तो बता दो कौन कौन सी आपकी मशीन्स अवेलेबल हैं। बता रहा है आपके अकाउंट में इतनी मशीन चल रही हैं, बताओ किस किस पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। दोनों मशीन को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया दोनों मशीन के लिए अलग पोर्ट नहीं दे सकते, है सर। दोनों मशीन के लिए अलग पोर्ट यूज नहीं हो सकता। हो सकता है फिर उसके लिए 2 टारगेट बनाने पड़ेंगे फिर आपको। ठीक है, क्रिएट करते देखो बैकएंड में पहले क्या बन रहा है अपने आप, बैलेंसर, दूसरा अभी कुछ एरर दे रहा है ना कि पोर्ट नंबर 80। वो मुझसे 2 बार क्लिक हो गया था, तो टारगेट में बोल रहा है इस नाम से पहले मशीन एग्जिस्ट है ऑलरेडी। तो एक तो टारगेट ग्रुप बन गया किस नाम से, और इस टारगेट ग्रुप पे आने वाला ट्रैफिक 80 पोर्ट पे क्या होगा, पास हो जाएगा इस मशीन्स के ऊपर। ये कौन सी मशीन्स हैं आपकी, ये आपकी 2 मशीन है, एक अवेलेबिलिटी जोन डी में चल रही है, एक अवेलेबिलिटी जोन वी में चल रही है। दोनों का पोर्ट नंबर 80 है और दोनों का अभी स्टेटस क्या आ रहा है, यानी पहले वार्म अप मशीन हो रही है आपकी, पहले आपका में जो क्लाउड वॉच की हेल्प दे रहा है आपका बैलेंसर, और दोनों मशीन की हेल्थ चेक कर रहा है पहले। यहाँ हेल्थ चेक होते ही अब आपका जो बैलेंसर है, ये तुम्हारे बैलेंसर का एक्सेस यूआरएल होगा एक्चुअल में। तुमको बैलेंसर का आईपी नहीं मालूम, तो अमेजन सीधा सीधा उस बैलेंसर को एक बाय डिफ़ॉल्ट राउट 53 के अंदर ये रिकॉर्ड बना के दे देता है। अब ये नाम तो वेबसाइट का होगा नहीं, तुम फर्दर आगे चल के इस नाम की जाके अलियास नेम मैपिंग करोगे अपने कंपनी के डोमेन के साथ में। मतलब ये तो कंपनी की वेबसाइट होगी नहीं ऐसे तो मैं अभी आगे चल के जब पढ़ाऊँगा आपको डीएनएस सर्वर, तो वहाँ मेरी कंपनी का नाम होगा networkcloud.org। networkcloud.org पे आने वाली हिटिंग राउट 53 उसको डीएनएस पे डाल, राउट 53 उसको बैलेंसर पे डाल देगा, नहीं समझे।
पहले ट्रैफिक कहाँ आएगा, ओवर द राउट 53 पे आएगा। राउट 53 तुम्हारी क्वेरी को रिजॉल्व करेगा पहले कि नेटवर्क क्लाउड डॉट org का रियल नेम क्या है वेबसाइट का। तो रियल नेम में जो मैपिंग करूँगा मैं, वो बैलेंसर का जो हुआ ये रिकॉर्ड, उसकी मैपिंग कर दूँगा। सर्वर्स की आईपी वाली बैकएंड में क्या होते रहें, चेंज होते रहें। बैलेंसर का ए रिकॉर्ड क्या स्टैटिक है, जब तक बैलेंसर रहेगा तब तक आपका आईपी और नेम यही रहेगा। अभी तुमको अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। नहीं सर, एक मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे पास जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आप डीएन में राउट 53 पिक्चर में ला ही नहीं रहे, मैं कहीं भी राउट 53 बाई डिफॉल्ट भी नहीं लगा है। मैं अगर ये बोलूँ कि मेरा ये नाम है, जो भी बैलेंसर का .com है, और ये नाम उसके अगेंस्ट में मैप कर दो, जनरली हम अभी मतलब नॉर्मल जो 1-to-1 क्लाइंट है उनको यही दे देते हैं। तो फिर इसमें कहाँ आईपी, और हम उनको कहते हैं सीनेम रिकॉर्ड इसका कर दो, डीएनएस अपने डीएनएस में उनके सीनेम रिकॉर्ड इसका कर दो। हाँ, तुम इस वाले यूआरएल को उनको दे देते हो, कौन से वाले को। तो हम ये नहीं कहते कि आईपी कभी भी आईपी दो या कुछ और करो, क्योंकि आईपी तो हमारा चेंज होता रहता है हमेशा। मतलब मैं बता रहा हूँ बैकएंड में, हालांकि बैलेंसर को एक पब्लिक आईपी मिला है, लेकिन वो चेंज होता रहता है हमेशा। हाँ, तो उसको तुम देते नहीं होंगे, वो आईपी आपका स्टैटिक नहीं होगा आई थिंक। हाँ तो आप क्या करते हो, ये तुम्हारे बैलेंसर का पब्लिक आईपी आ गया, लो कौन सा वाला, हाँ, कौन ये सा। देखिए भाई आईपी बट ये तुम उनको देते नहीं हो कि आईपी क्या स्टैटिक नहीं है आईपी। तो तुम ये वाला नाम देते हो उनके लिए, क्योंकि ये नाम आपका क्या है, परमानेंट Permanent। स्टैटिक नेम है एक्चुअल में। तो ठीक है, आपकी कंपनी में आप स्टैटिक ये आईपी जो है ना, बट ये आईपी चेंज होता नहीं है वैसे ये तो। हमेशा चल रहा है। हो जाता है क्या? मैं तो मेजर नहीं फंस गया था। अच्छा अच्छा। जब तो हमने तभी अपनी तभी जाके हम ए रिकॉर्ड देते हैं उसको हम लोग। ए रिकॉर्ड क्या स्टैटिक है आपका, ये जो आपका ए रिकॉर्ड है कौन सा वाला। अब अपनी वेबसाइट आप आराम से ऐसे ओपन कर लो, किस नाम से, कर्ल, कौन सी वेबसाइट थी। अब तुम्हारी वेबसाइट ये होगी कौन सी वाली, कल वेबसाइट इस नाम से ओपन नहीं हुई। कल कमांड से आप क्या करते हो, आप लोग अपनी वेबसाइट को ऐसे ओपन कर लो। तो अभी वेब पेज क्या बार खुल नहीं रहा, तो वेब पेज ना खुलने का रीज़न क्या है, अभी आपका बैलेंसर क्या हो रहा है, प्रोविजनिंग मोड में आ रहा है। अभी कुछ टाइम वेट करो, फिर अपनी वेबसाइट का जो है यूआरएल आपका, इस यूआरएल से जाके आप लोग यहाँ बैठ के जो आपकी वेबसाइट्स हैं, तो कभी नोड 1 आएगा, कभी नोड 2 आएगा, क्योंकि आपका जो बैलेंसर है ना वो एप्लीकेशन बैलेंसर नहीं है, नेटवर्क बैलेंसर है। जो ट्रैफिक आएगा इक्वली सब पे क्या होगा, डिवाइड होता रहेगा, सब पे सेम कंटेंट क्या है, अवेलेबल है। ये नाम तो बैकएंड में अपना देते हैं, सर्वर का जो भी मेरा नाम होता है क्या बोल रहे हो। रिजॉल्व करने के लिए। ये एलपी का नाम तो हिट करेगा नहीं। तो इस नाम को आगे चल के डीएनएस के अंदर मैप करता है क्लाइंट पहले अपने। हाँ, तो ख़त्म, बस क्लाइंट को तो मालूम चल गया अपना वेबसाइट नाम क्या है, और वो इस नाम के रेस्पेक्टिव इस नाम के रेस्पेक्टिव वो अपने कंपनी के डोमेन से मैपिंग करता है, उसकी पहले अलियास नेम बनाता है उसका। ठीक है ना। इसको ये नेम रिकॉर्ड बोलते हैं, सीनेम रिकॉर्ड। इसको अलियास या सीनेम बोल देते हैं उसको। ये सीनेम है, हम्म, क्योंकि ए नेम तो जो आईपी से होता है उसी को ए नेम बोलते हैं। हाँ। आगे चला अपना। देखो क्या ट्रैफिक आ रहा है अभी, पहले वेब सर्वर 2 आ रहा है, इसको रिफ्रेश करूँगा, और मैं इसको एक दो बार रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, ये कैसे की प्रॉब्लम बन जाती है इसके अंदर। इनकॉग्निटो में खोलो। या फिर कल कमांड से देख लो आप लोग कहाँ जाके। अच्छा, डेमो की वो क्या रहा, वेब सर्वर 2। सर एक बार मल्टीपल टैब्स में खोल के देखिए, मल्टीपल टैब्स, मतलब इस चीज को दूसरी चीज के टैब। एक बार देख लेते हैं मशीन 2 हेल्दी है कि नहीं है पहले ना, कहीं ऐसा ना हो कि मशीन 2 क्या हो,
अनहेल्दी हो। तो टारगेट ग्रुप में जाओ। अनहेल्दी दिखा रहा है। एक सिस्टम क्या है, अनहेल्दी है। कौन सा वाला, वेब? वन। तो वेब 1 की वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही क्या? वेब 1 मशीन रीचेबल नहीं है ना? क्यों नहीं है? अपाचे इसका स्टार्ट नहीं किया क्या मैंने? सर इनकी सिक्योरिटी ग्रुप में तो पोर्ट्स अलाउ करने पड़ेंगे ना, अगर मैं कस्टम पोर्ट लेता हूँ तो। सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ है वैसे तो सब कुछ। इसमें तो वेब 2 आ रहा है ना, और इसमें चेक करता हूँ अगर मैं। सर दोनों में ये सेम। नाम दोनों में एक ही सेम। दोनों सेम नाम कैसे? मशीन ही दोनों एक जैसे, दोनों 54 एक मशीन कॉन्फ़िगर नहीं की है ना? अच्छा ऐसा है क्या? तो एक अच्छा, एक ही मशीन पे लॉगिन 2 बार कर लिया क्या? इस पर प्रॉब्लम आ रही है ना? नहीं वेब सर्वर इस पे तो लॉगिन करके बैठे ही हैं हम लोग। इस पे प्रॉब्लम आ रही है ना? वेब सर्वर पर आ रही है। ठीक है, ये मशीन में लॉगिन करना पड़ेगा एक बार। अपाचे है ही नहीं। ठीक है ना? तो इसके बाद क्या होगा, मशीन वो अपने वहाँ से दोबारा उसकी हेल्थ चेक करेगा वो, और उसको मशीन को ऐड करते ही ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा उसके ऊपर। सर इसमें प्राइवेट आईपी से भी चला सकते हैं, वेब सर्वर को पब्लिक आईपी देंगे। आपके इंस्टांस पब्लिक सबनेट के अंदर होने चाहिए, बट इंस्टांस पे पब्लिक आईपी ना हो चलेगा। मतलब गेटवे होना चाहिए। हाँ, सीधी बात है, गेट पे होना चाहिए, भले ही आपके पब्लिक आईपी की नीड नहीं है आपका, क्योंकि बैलेंसर आ चुका है। तो अब पब्लिक आईपी इंस्टांस पे नहीं चाहिए, बट इंस्टांस का जो सबनेट है वो पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट ट्रैफिक कहाँ से होगा, बाहर से आएगा एक्चुअल में। तो सर ये बैलेंसर जो इंस्टेंस के साथ जो लिंकेज करता है वो थ्रू प्राइवेट आईपी करता है एक्चुअल में। हाँ, प्राइवेट आईपी के थ्रू। प्राइवेट आईपी करता है। ठीक है ना? सर्वर अब टारगेट ग्रुप एक बार फिर से बता देना। टारगेट ग्रुप का मतलब है कि एक्चुअल में जो ट्रैफिक आएगा ओवर द लिसनर, उसे कहाँ फेंकना है। देखो, तो सबसे पहले ट्रैफिक यहाँ आता है, किसके ऊपर? सबसे पहले ट्रैफिक कहाँ आता है? लोड बैलेंसर पे जाओ। पहले ट्रैफिक आता है लिसनर के ऊपर। लिसनर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी ट्रैफिक आएगा वो कहाँ जाएगा पहले। अब ये एक टारगेट है, और इस टारगेट के अंदर क्या सर्वर्स इसमें 2-3 और टारगेट्स बनाएंगे, अभी देखना। अभी जब मेरे पास अलग अलग, ये मेरे इमेज सर्वर्स हैं, ये मेरे क्या हैं, वीडियो सर्वर्स हैं, अभी तो सब पे सेम कंटेंट है, तो एक ही क्या खाली बस टारगेट बनाना पड़ेगा आपको। मल्टीपल टारगेट कब बनाते हैं? जब आपको स्पेसिफिक कंटेंट डिलीवर करवाना है, मशीन स्पेसिफिक, कि वीडियो सिर्फ नोड 1 नोड 2 पे जाएं, इमेजेस नोड 3 और नोड 4 पे जाएं, तब वहाँ पे मल्टीपल टारगेट आएंगे। और फिर लिसनर के अंदर रूल डालूंगा मैं कि लिसनर को पैकेट में ये मिलता है तो इसका टारगेट ये है, अगर लिसनर को पैकेट में ये मिलता है तो टारगेट ये है आपका। टारगेट ग्रुप टाइप में इंस्टेंस और आईपी था। हाँ, वो पूछ रहा था कि आप आईडी से, आप बैलेंसर में मशीन ऐड करोगे आईपी के थ्रू या इंस्टांस की आईडी से।
तो मैंने क्या किया था, खाली बस इंस्टांस की आईडी थी ना, आईडी बस उन पर क्लिक करके मैंने ऐड कर दिया था। अगर वहाँ आईपी लेता ना मैं, तो फिर मुझे इंस्टांस की आईपी से ऐड करना पड़ता। तो आईपी लेते नहीं हम लोग कभी भी, क्योंकि आईपी क्या पता नहीं इंस्टांस का। सीधा जो जो इंस्टांस ऐड करने हैं बस उसका आईडी जो आ रहा है इंस्टांस का, उस पर चेक करो, क्लिक कर दो बस, और टारगेट में ऐड कर लो उनको। अब ठीक है ना। अब जैसे आपको कभी नया मशीन चाहिए आपको, तो ये देखो आईडी के बेस पे हो रहा है, यहाँ पे आईपी आ रहे हैं, यहीं पे नहीं आ रही ना, बस तुम करते क्या हो, ऐसे करके ऐड कर देते हो। तो जो मशीन ऐड करना है उसे ऐड कर दो, जो मशीन निकालना है बैलेंसर में से उसको यहाँ से क्या कर दो, जो मशीन निकालना है बैलेंसर में से उसको यहाँ से रिमूव कर दो। तो रिमूव करते ही आपका मशीन क्या होगा बैलेंसर में से। तो बच्चे कहते हैं सर ये मशीन निकाला आपने, तो इसका मतलब ट्रैफिक क्या हो जाएगा इसके ऊपर, जो ट्रैफिक चल रहा होगा वो तो क्या हो गया, वो तो इंटरप्ट ट्रैफिक हो गया, इंटरप्ट। देखिए वो ट्रैफिक इंटरप्ट नहीं होता। अमेजन अपने बैलेंसर में कंसेप्ट देता है जिसको बोलते हैं बैलेंसर ड्रेनिंग। ड्रेनिंग का मतलब होता है आपका मशीन का, आपकी मशीन की स्टेट क्या आ रही है अभी, जिस सिस्टम को आपने टारगेट में निकाला ना, उसकी स्टेट ऑटोमेटिक क्या हो गई, ड्रेनिंग स्टेट हो गई। ड्रेनिंग स्टेट का मतलब होता है कि अमेजन किसी मशीन को कनेक्शन ख़त्म होने के 5 मिनट देता है आराम से, कि जो सेशन स्टेबल हो चुके हैं ना, उन सेशन को मैं टर्मिनेट नहीं करूँगा, 5 मिनट में वो ट्रैफिक पहले क्या होगा, पहले जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं उन्हें ख़त्म होने दो पहले। ड्रेनिंग का मतलब नए कनेक्शन ही बनते, नए कनेक्शन को ब्लॉक कर दो, बट जो कनेक्शन पहले से सिस्टम के साथ स्टेबल हैं उनको टर्मिनेट मत करो। तो 5 मिनट के बाद अगर कनेक्शन ख़त्म नहीं हो पाए तो फिर टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये बैलेंसर का ड्रेनिंग टाइम होता है। पूछा था इंटरव्यू में आपसे कि इंस्टांस की ड्रेनिंग स्टेट क्या होती है बैलेंसर के अंदर। तो ड्रेनिंग स्टेट का मतलब होता है कि बैलेंसर एक कनेक्शन को ख़त्म होने के लिए, एक मशीन पर से कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए कितना टाइम दे रहा है एक्चुअल में। इस टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। कहाँ से करते हैं, टारगेट पे जाओ, एक्शन पे जाओ, और यहाँ से कहाँ, एडिट एट्रीब्यूट पे जाओ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा बाई डिफ़ॉल्ट कितना, बट इसको डी रजिस्ट्रेशन डिले बोल रहा है, हम लोग ट्रेनिंग बोल देते हैं, और बट ये है क्या बेसिकली डी रजिस्ट्रेशन टाइम है कि आपका मशीन बैलेंसर में से निकाला तो कितना टाइम उसको आप दे रहे हो मशीन को कनेक्शन ख़त्म होने के लिए। तो वो मतलब ट्रैफिक को किसी और पे वो करता है, ट्रांसफर करता है। नए कनेक्शन तो बनना बंद हो जाता है ट्रेनिंग में, हाँ। और जो सर्वर्स पहले वेब सर्विस से इंटरटेन हो रखे हैं, जो एप्लीकेशन के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा है बंदा बैठ के, जो स्टेबल के सेशंस हैं, उनको इंटरप्ट मत करो 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद तो मुझे पता है कि 5 मिनट के अंदर तो मेरा कस्टमर क्या होता है अपने आप चला ही जाता है। फिर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका 5 मिनट के अंदर क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर ना भी हो तो वो बंदा उसका पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा उसको, फिर वो सेशन क्या हो जाएगा उसका टर्मिनेट हो जाएगा। 5 मिनट में अगर ट्रैफिक इंटरटेन नहीं हो पाया तो फिर सेशन उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, कनेक्शन ट्रांसफर करता है तो रिफ्रेश के बाद। रिफ्रेश के बाद दोबारा इंटरटेन किसी और से हो जाएगा फिर उसका ट्रैफिक। हाँ। और जिस सिस्टम से पहले स्टेबल था उसके लिए 5 मिनट है, 5 मिनट में उसको ट्रैफिक कंटिन्यू करना चाहता है कर सकता है 5 मिनट तक। उसके बाद उसको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब पेज रिफ्रेश करेगा तो बैलेंसर को जो मशीन मिलेगा उसके बेस पे उसका ट्रैफिक वहाँ डाल देगा बेसिकली। तो ये जो ट्रेडिंग आउट ऑफ सर्विस जैसे हो जाते हैं सिस्टम, बार बार ये एलडी एनएलडी की जगह आउट ऑफ सर्विस आने लगती है। एक बार ऐसा होता है कि मतलब पेपर चल रहे थे किसी और में, वो रिफ्रेश करने पर सब खत्म हो जाता है, जो भी आपका पुराना जो भी लेटेस्ट है। तो उस केस में समझ नहीं है कि ये आउट ऑफ सर्विस मेजर एस्केलेशन क्या किया। आउट ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपका मशीन किसी भी टारगेट ग्रुप का पार्ट नहीं है। कुछ टाइम बाद देखना मशीन कहाँ पे आएगा, ये अपने आप लिखा हुआ 5 मिनट के बाद इसकी स्टेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी। अभी ट्रेनिंग आ रही है, अभी देखना क्या होता है। नहीं मतलब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक कुछ देर के बाद आउट ऑफ सर्विस आने लगा, ये हेल्दी अनहेल्दी वाला आई नहीं कुछ। तो आउट ऑफ सर्विस कब आता है, जब लिसनर का कंट्रोल टारगेट पे नहीं होता। मतलब जब मैं इस बैलेंसर के अंदर से, लिसनर के अंदर से टारगेट ग्रुप को अलग कर दूं एकदम, तो टारगेट ग्रुप तो अवेलेबल है बट सर्विस में नहीं है। जैसे आपने क्या किया, अलग से दिखाने के लिए मैंने आपको ये क्या बना दिया, मैंने वैसे ही आपको दिखाने के लिए किस नाम का, डेमो नाम का मैंने एक टारगेट ग्रुप बिल्डअप कर दिया।
और इस टारगेट ग्रुप के अंदर मैंने कौन सा मशीन, किसके अंदर, इस टारगेट ग्रुप के अंदर गया मैं और इसके अंदर मैंने एक मशीन ऐड कर दिया। कौन सा वाला, इसके अंदर मैंने कोई एक मशीन ऐड कर दिया। तो ये मशीन का अब एक्चुअल में स्टेट क्या आ रही है, ऐड नहीं हुआ क्या? अच्छा, ऐड नहीं कर पाया मैं उसको। तो क्या आ रहा है अपने आप में, अनयूज्ड आ रहा है। तो अनयूज्ड का मतलब ये आउट ऑफ सर्विस चल रहा है आपका। ये टारगेट ग्रुप किसी लिस्टर में अटैच नहीं है अभी। लेकिन वो तो चलते हुए सर्वर है सर, जो रियल टाइम में मतलब मैं इशू। हाँ, रियल टाइम पे तभी होता है जब लिस्नर का कंट्रोल हट जाता है किस पे से, टारगेट पे से। जब जब लिस्नर को टारगेट का एक्चुअल में कंट्रोल नहीं मिलेगा ना, तब तक आपका टारगेट की स्टेट क्या हो जाएगी, अनयूज्ड या अन सर्विस में आना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली वो। तो फिर ठीक कैसे करते हो उसको फिर आप लोग? जैसे वो जनरली डॉकर सिस्टम चलते हैं ना हमारे साथ ऐसे, तो मेंबर जैसे मैनेजर हमारा कई बार मेंबर ऑफ, अभी रिसेंटली मेंबर 3 आउट ऑफ सर्विस बार बार आने लग गए। तो अल्टीमेटली हमने उसको हटा लिया, फिर से नया क्रिएट किया, लेकिन बहुत देर तक उसका ट्रबल शूटिंग में मुझे नहीं समझ आया, बाकी उसकी टीम कर रही है कुछ, तो मुझे लगा पता नहीं आपसे फोटो क्लिक किया स्टेटस। तो ट्रबल आउट शूटिंग ऑफ सर्विस ये सामान यूज ये सब कुछ नहीं आता सर। आउट ऑफ सर्विस आता है ना। 10 नोड में से 15 नोड में से आउट ऑफ तो सर्विस। आउट ऑफ सर्विस को भी क्या करते हैं वो लोग, कुछ करते हैं, रिकवर कैसे करते हैं? वो पता नहीं चेक करते हैं आपस की कनेक्टिविटी कैसी है, इस नोड से कहाँ जा रहा है ट्रैफिक, कहाँ कहाँ, उनके पास कुछ कुछ टूल लगे हुए हैं। मैं उस चीज़ को नहीं जानता। और सिर्फ एक ही एरर में से आता है, मतलब आता है या तो एक्टिव आता है या तो आउट ऑफ सर्विस आता है। यूज्ड एंड यूज्ड ये सब कुछ नहीं आता। तो बोल रहा है पोर्ट को टेलनेट करो बस। हाँ, लेकिन वही है कि चलते हुए सर्विस है, ऐसा नहीं कि टारगेट को किसी ने हाथ लगाया या कुछ भी कुछ किया, टारगेट तक पहुंच ही नहीं पा रहा। कोई थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं वो, तो स्कैन क्या करते हैं, टीसीपी पोर्ट को डंप कर, उसमें क्या टूल यूज करते होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कोई टूल है जिसके एक ही चीज़ में पैकेट मॉनिटर होती है, तो ये पैकेट अगला कहाँ गया कहाँ गया, अपने आप ठीक हो जाता है उससे? उससे वो ठीक करते, चेक करते हैं कि हर कौन से स्टेट में है, अगर उनको समझ में कुछ आ गया कि लास्ट में अगर नहीं हुआ तो हटा देते हैं। ये किसी सिस्टम का पोर्ट रेस्पॉन्स नहीं देगा तभी इन सर्विस आउट ऑफ सर्विस आती है मशीन। बट आउट ऑफ सर्विस नहीं सुन रहा हूँ, हेल्थी अनहेल्थी ड्रेनिंग और अनयूज्ड यूज्ड, ये तो स्टेट होती हैं। हमारे वाले टेक में सिर्फ आउट ऑफ सर्विस ही आती है क्योंकि आपका क्लासिक बैलेंसर है ना, शायद। हाँ, तो क्लासिक में आई थिंक जो मुझे लग रहा है मुझे अनयूज्ड का मतलब आउट ऑफ सर्विस बोलते हैं बोलो इसको, ऐसा हो सकता है। बट ये तभी आता है जब कंट्रोलर उसका लिस्नर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दे, बंद कर दे। लेकिन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं वो लोग, वो थोड़ा सा आपको वहीं पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ड्रेनिंग का मतलब मालूम सा क्या होता है आपको? ड्रेनिंग बेसिकली एक टाइम आउट वैल्यू है, कब तक आपको कनेक्शन को स्टेबल रखना है इसको। अब इसके बाद सेकंड लैब पढ़ेंगे कौन सी हम लोग, इसके बाद सेकंड लैब कौन सी आएगी आपकी, एप्लीकेशन बैलेंसर। करें स्टार्ट। अब देखो इस सेकंड की जो लैब है ना, सेकंड प्रैक्टिकल जो होगा हमारा, उसमें कम से कम हमको ना 3 सिस्टम लेने पड़ेंगे दिखाने के लिए। जस्ट आपको मुझे देखो, एक में मेरे पास कुछ कंटेंट डिफरेंट पड़ा हुआ है, एक में कुछ कंटेंट क्या है डिफरेंट पड़ा हुआ है, और एक सिस्टम का होम पेज है वेबसाइट का। होम पेज में सब पे ट्रैफिक जाए प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट उसके बाद होम पेज के बाद बंदा ओपन करता है वीडियोज़, तो नोड 1 पे जाए और ये ओपन करता है नोड 2 पे जाए। ठीक है, इस टाइप से मैं आपको कंटेंट लैब करा पाऊँगा इसकी। तो एक काम करो फटाफट से, आप यहाँ जाओ और
इस सिस्टम को मान लो क्या, इसको मान रहा हूँ मैं होम पेज, वेबसाइट का होम पेज कहाँ पड़ा हुआ है, और इसको मान रहे हैं हम लोग क्या कि ये मेरी वेबसाइट का क्या है, इमेज सर्वर है। दो ही काफ़ी है कि और भी लूँ एक और? एक और ले देते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए बस। लॉन्च इंस्टांस पे जाओ और एक मशीन लॉन्च और कर लेते हैं हम लोग। राम सर, एक क्वेश्चन है, हाँ। जनरल क्वेश्चन है, हम्म। आपका ये बिल वगैरह भी आता है क्या डेटाबेस से? आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, दोबारा बोलो। ये जो आप इतना सारा यूज करते हो AWS, हाँ, आप पेमेंट भी करते हो फिर कैसे, ये सारा फ्री में हो जाता है? पेमेंट मैं नहीं करता किसी भी लैब का, वो तो मैं उसको बाद में शट डाउन कर देता हूँ, तो पेमेंट कुछ बनता नहीं है बिल वगैरह खास करके। अच्छा फिर मल्टीपल अकाउंट है मेरे पास, तो मैं कोई ना कोई अकाउंट को फ्री कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो वो डिटेक्ट हो जाता है उसमें से अपने आप। अच्छा। कुछ टाइम इससे पढ़ा दिया, कुछ टाइम उससे पढ़ा दिया मैंने, इस टाइप से हो जाता है वो। तो इसके ऊपर सिस्टम पे एक बार हम लोग ठीक है। क्लियर। और एक सिस्टम पे और मेरे पास था, इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसको मान लेते हैं क्या, इमेज। ठीक है। और मेरे पास एक सिस्टम और है आपका, कौन सा वाला, ये। ठीक है। अब हमको 3 टारगेट बनाने पड़ेंगे अलग से, एक तो होम पेज का टारगेट, और एक इमेज का टारगेट, और एक वीडियोज़ का टारगेट। ठीक है भाई, क्या करना है खाली फटाफट से आपको, ये वाला जो बैलेंसर है इसको तो कर दो यहाँ से रिमूव। कहाँ जाओ,
बैलेंसर में जाओ, टारगेट ग्रुप में जाओ, क्रिएट लोड, बैलेंसर पे जाओ, ठीक है, क्रिएट एप्लीकेशन बैलेंसर, नाम बताओ क्या इसका, नाम लिया टेस्ट ऐप, ठीक है, वही सब कुछ सेम है बाकी तो पूरा, इसमें बस अलग से रूल डालने पड़ते हैं खाली, बस बाकी सब सेम रहेगा इसमें। सिक्योरिटी ग्रुप इसमें एक अलग से ऑप्शन आ जाता है खाली बस, ठीक है, तो आपको 80 पोर्ट, जिस पोर्ट पे आपका चल रहा है लिसनर, वो पोर्ट ऐड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद वही टारगेट बताओ क्या है पहला, तो पहला टारगेट क्या है, होम पेज, ये पहला टारगेट है। पूछ रहा है कि एक सिस्टम पे एक हेल्थ चेक करने का एक पेज भी डाल सकते हो आप लोग हर सिस्टम के ऊपर, जिससे बार बार पेज को ओपन करूँगा, अगर पेज ओपन हो रहा है सिस्टम क्या आपका हेल्थी है, मतलब मैं 80 पोर्ट ही नहीं, ये कौन सा बैलेंसर है, एप्लीकेशन बैलेंसर है, मैं 80 पोर्ट ही नहीं, मैं सिस्टम का वेब पेज ओपन करूँगा सीधा सीधा। अगर वेब पेज ओपन हो रहा है तो दैट मीन्स मशीन आपका सर्वर क्या है, हेल्दी है, इसमें ये बेनिफिट हो रहा है। उसमें क्या है, खाली बस वेबसाइट वाली बंद हो जाए, 80 पोर्ट काम कर रहा है तब भी मशीन क्या है, हेल्दी रहेगी। तो मैं एक काम कर दे रहा हूँ, हर सिस्टम पे ना अलग से एक पेज डाल देता हूँ, कौन सा पेज, कि हर सिस्टम पे एक हेल्थ चेक करने वाला एक पेज पड़ा हुआ अलग से, ये वाला किस काम में आएगा ये, बस इस पेज को मेरा बैलेंसर बार बार ओपन करेगा, और ये बैलेंसर पेज ओपन होता रहा तो मशीन क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। एक पेज यहाँ डाल दिया है और एक पेज ठीक है। अब देखो कहाँ, चलो बता रहा हूँ, हर सिस्टम पे आपको ये पेज पड़ा हुआ है, इसके थ्रू आपको हेल्थ चेक करनी है आपको। पूछ रहा है एडवांस, फंक्शन ये एक्स्ट्रा है, लैम्डा फंक्शन ये एक्स्ट्रा है। हाँ, लैम्डा फंक्शंस का थोड़ा मतलब रहता है कि जैसे मेरी मशीन्स क्या आ पाएँ, हाँ, तो उसके ऊपर मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके देना होता है। लैम्डा फंक्शन ये पार्ट ऑफ डेवऑप्स है, ठीक है, जैसे एनसीबल से कराते हो या तो आप, जैसे आपकी मशीन क्या हो, इसका बेनिफिट कब है, जब आपकी ऑटो स्केलिंग चल रही हो। ऑटो स्केलिंग के अंदर मशीन क्या होती है, अपने आप बन जाता प्रोविजन होती रहती हैं, और जैसे मशीन प्रोविजन हो तुरंत लैम्डा के थ्रू क्या उसके ऊपर पोस्ट टास्क होना स्टार्ट हो जाए एक्चुअल में। तो कई लोग यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन, कई यूज करते हैं एनसीबल को पोस्ट टास्क करने के लिए। राम सर, हाँ जी, जैसे अगर हमें अनसिबल यूज करना हो तो क्या किसी मशीन में अनसिबल डालना पड़ेगा, या फिर जैसे ईसीएस है, इलास्टिक है। एनसीबल को फिर लैम्डा फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा, लैम्डा फंक्शन के थ्रू, अच्छा, यानी किसी इंस्टेंस में हमें अनसिबल डालना पड़ेगा, राइट। हाँ सर, अब मैंने पहले इसमें ऐड किया कौन सा सर्वर, होम पेज, ये मैंने ऐड कर दिया अलग से एक, बस ये टारगेट बन गया मेरा पूरा अलग से। अभी मुझे इसमें 2 टारगेट और बनाने पड़ेंगे मुझे। अभी जो भी ट्रैफिक आएगा सब कहाँ जाएगा, आपका टारगेट बन भी जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर कहाँ गया, दोबारा से मैंने नए टारगेट बिल्डअप कर लिए, किस नाम से, ये किस नाम से है, और इसकी भी हेल्थ चेक करने वाला वेब पेज कौन सा है, और हेल्थ चेक का टाइम थोड़ा कम कर देते हैं। और इस इमेज में आके एक सर्वर और ऐड कर देते हैं, कौन सा वाला, एडिट पे जाओ, कौन सा मशीन, सेव, ठीक है। और एक टारगेट और बना लेते हैं हम लोग, कौन सा, वीडियोज,
और इस टारगेट में भी एक मशीन ऐड कर देते हैं, कौन सा वाला, ठीक है, और सेव। लेकिन लिसनर को मालूम नहीं इनके बारे में अभी कि आपके कस्टम टारगेट क्या क्या बने हुए हैं। अब तुम्हें लिसनर के रूल एडिट करने पड़ेंगे आपको। कहाँ चलो उसके लिए, बैलेंसर में आओ और लिसनर में आओ, और यहाँ के आ रहे हैं ऑप्शंस। अभी जो ट्रैफिक आ रहा है ना सब कहाँ जा रहा है, होम पेज के ऊपर जाएगा। तो मैं इसके रूल को एडिट कर रहा हूँ। अभी जो भी मैच ट्रैफिक आएगा डिफ़ॉल्ट एक्शन क्या होगा उसका। अब यहाँ से ऊपर प्लस पे जाओ और एक नया रूल बनाओ इसके अंदर। कहाँ से, इंसर्ट रूल पे जाओ, कंडीशन बताओ क्या है। अगर आपके ट्रैफिक के पाथ में क्या मिलता है, इमेज नाम का वर्ड मिलता है, तो उस ट्रैफिक को कहाँ भेज देना है, फॉरवर्ड कर देना है किसके ऊपर, सेव करो रूल को, दोबारा से नया रूल डालना है आपको, तो फिर से इंसर्ट करो, फिर कंडीशन दो कि अगर कंटेंट में क्या मैच होता है, क्या, तो वो ट्रैफिक कहाँ डाल देना है आपको, फॉरवर्ड टू वीडियोज। और अब इसमें 3 रूल डाले मैंने। एक तो इफ़ कंडीशन ये मैच हो तो यहाँ भेज देना है, अगर कंडीशन क्या होती है आपकी, उसके अलावा क्या कर दो फिर, अब जो भी कंडीशन ना मैच हो उसके बाद ट्रैफिक कहाँ चला जाए अपने आप। ये सीक्वेंसिंग जरूरी है, कहीं भी रूल इंसर्ट कर सकते हैं, बीच बीच में इंसर्ट रूल सिर्फ का डिफ़ॉल्ट रूल हमेशा लास्ट में आता है, बाकी जितने रूल्स हैं आगे पीछे कर दो, प्रॉब्लम नहीं है, उसको सब चेक करता है वो, जो पहले मैच हो गया वहीं डाल देगा उसको। हाँ सर, ठीक है। बट वीडियोस और इमेजेस से पहले भी तो होम पेज में जाने चाहिए ना। वो कब जाएगा जब कंटेंट में कुछ भी मैच नहीं होगा। वीडियोज इमेज के अलावा जो मैच होगा वो सब कहाँ जाएगा फिर आपका, होम पेज में जाएगा आपका। तो ये पाथ मैच करेगा ना ट्रैक इमेजेस। जैसे सपोज करो तुमने बैलेंसर को हिट मारा, कि कौन से बैलेंसर को, तुमने बैलेंसर का ये क्या URL है, तुमने कुछ भी दिया इसके अंदर, अभी कुछ नहीं दिया ना, कुछ मैच हो रहा है इसके अंदर, तो बाई डिफ़ॉल्ट कहाँ जाएगा ये। अब जैसे इंटर मारा मैंने तो क्या खुल रहा है, अगर मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, क्या क्या रहा अपने आप, इमेज सर्वर। अगर हेडर में क्या मैच करता हूँ मैं, नहीं समझे, इसके अलावा कुछ भी मैच होगा तो वो सब कहाँ जाएगा डिफ़ॉल्ट के। राम सर, हम्म, हमारे पास 2 वीडियो सर्वर है, 2 इमेज सर्वर है। हाँ तो फिर 2 वीडियोज है ना आपका, तो एक ही टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड कर दो उनको फिर आप। जैसे अच्छा मल्टीपल वीडियोज हैं तो एक हाँ हाँ, टारगेट के अंदर ही ऐड कर दो। अच्छा एक ही डाल देना। हम रेफरेंस दे रहे हैं टारगेट का, अब टारगेट के अंदर जितने भी होंगे ना वो फिर उनको हाँ, इंटरनली क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर अच्छा कर देगा। देगा पहले, वहाँ पे भी बैलेंसिंग करेगा राइट। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो इसमें 2 बैलेंसर थे, एक तो एप्लीकेशन और एक नेटवर्क बैलेंसर। कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं था ये, ठीक है ना। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग को कौन सा होगा, सर एक क्वेश्चन और, जो हम चलो भाई देखो टॉपिक का नाम अभी ENIC है, पहले ये लास्ट पॉइंट है आपका, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इलास्टिक, आप अब IT में आप लोग सब निक कार्ड जानते हो आप लोग, अडेप्टर को जो होता है जहाँ पे लैन केबल अटैच करते हैं सिस्टम पे हम लोग, उसको इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ENIC बोलते हैं हम लोग। जितने सिस्टम पे IP आ रहे हैं ना, ये IP असाइन कहाँ होता है एक्चुअल में, निक कार्ड के ऊपर होता है, और निक कार्ड को रिसोर्स को एक्चुअल अमेजन बोलता है ENIC कार्ड, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इलास्टिक है ये, लेकिन कैसा है कि अगर आपको सेम बैंडविड्थ का आपको डुअल कार्ड चाहिए, आपको एक और कार्ड चाहिए, तो आप लोग विदाउट हैविंग लाइक फिजिकल कार्ड, ENIC इट वर्क्स लाइक फिजिकल कार्ड है तो वर्चुअली, बट बोला कि सेम बैंडविड्थ का जो स्पीड आपको 80 से आ रही थी, अब एनी फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए आपको यू वांट लाइक डेडिकेट निक कार्ड, डेडिकेट IP एड्रेस ओवर द सिस्टम,
तो आप एक और निक कार्ड उसमें अटैच कर सकते हो आप लोग। नया निक कार्ड लेने का मकसद क्या होता है हमारा, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, एक डेडिकेट बैंडविड्थ मुझे चाहिए प्रॉपर। जैसे ENIC 1 की जो बैंडविड्थ है कितनी आ रही है, वो 1000 Mbps। अब मुझे एक डेवलपर, मेरी एक कस्टमर की सेकंड वेबसाइट है और मेरे उसी सिस्टम पर रैम अवेलेबल है, कंप्यूट अवेलेबल है, बट बैंडविड्थ, नेटवर्क बैंडविड्थ क्या है उसकी स्लो होगी थोड़ी सी, तो मैं क्या करूँ, डेडिकेट वेबसाइट को नई IP से बाइंड कर सकता हूँ मैं। तो ENIC क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस एक नेटवर्क कार्ड है। आप राइट क्लिक करो, एक ENIC परचेज करो, मतलब उनसे आप रिक्वेस्ट मारो और उस निक कार्ड को जाके अटैच कर दो, कहाँ पे जाके, सिस्टम के अंदर, और सबनेट में से IP मिलेगा उसको, और वो बेसिकली बिहेव एज अ फिजिकल कार्ड। बट इनका इलास्टिक कार्ड जो है ना, वो स्वैपेबल भी है। कैसा है, स्वैपेबल का मतलब होता है कि ऑन द फ्लाई आपको लगता है कि सर मुझे ट्रैफिक यहाँ से राउट करना मशीन 2 पे, जैसे एप्लीकेशन एक नोड ये था मेरे पास, एक नोड ये था, अब इसकी मेंटेनेंस किसी रीजन से सिस्टम अपनी आ रहा है, बट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करता हूँ, अगर मैं एप्लीकेशन को इस सिस्टम पर रन करता हूँ पूरा, तो इसका IP क्या है, डिफरेंट है, तो फिर मुझे पूरा फ्रंट एंड लेयर पे जाके ना, एप्लीकेशन लेयर पे, बैलेंसर लेयर पे IP चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ विदाउट हैविंग द नेटवर्क लेयर सिस्टम चेंज हो जाए एकदम मेरा पूरा, और सेम कॉन्फ़िगरेशन काउंट किया आ जाए नेटवर्क का। तो आप इस नेटवर्क को अनप्लग करो, अनप्लग करते ही पता क्या होता है, इस सिस्टम का IP एड्रेस और निक कार्ड दोनों क्या हो जाते हैं, इसी में सेव है वो IP एड्रेस की वैल्यू, और आपकी जो पब्लिक IP इलास्टिक IP है, और जो आपका जो भी आपकी प्राइवेट IP की रेंज है ना, वो इस पर परसिस्टेंट हो रखी है, उसको अनप्लग करके आप लोग अटैच कर लो, ठीक है ना। अच्छा बाकी के लोड जो बैलेंस चाहिए होगा मतलब। हाँ रूबी, अभी नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तो थोड़ा सा वेट करो 2 मिनट। अभी ये टॉपिक खत्म हो रहा है, लास्ट है ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक आएगा स्टोरेज, तो वहाँ से करेंगे मैं स्टार्ट हम प्रॉपर। हाँ बोलो। तो ऐसे मतलब लोड बैलेंस चाहिए होगा। हाँ बैलेंसिंग तो मुझे मेरे पास फ्रंट एंड में है, एप्लीकेशन थी फ्रंट एंड में, बट किसी रीजन से सिस्टम 1 डाउन हो रहा है, उसकी हेल्थ अनहेल्दी हो गई है, तो मुझे करना क्या, पूछा था इंटरव्यू में कि एक एप्लीकेशन को नोड 1 से नोड 2 पर ले जाना उठा के मुझे, बट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करना पड़े मुझे। तो अब क्या करो, सिस्टम 1 का जो निक कार्ड है उसको अनप्लग करो और उसको सिस्टम 2 पे अटैच कर दो, तो सेम IP जो निक मशीन 1 पे कर रहा है लेसन आपका, वो मशीन 2 पे आ गया अब, और यूजर लेवल से क्या हो रहा है, आज भी IP वही सेम है, और मशीन क्या हो गया है, चेंज हो गया। लेकिन निक कार्ड 2 होते हैं सिस्टम के अंदर, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जो इनिशियली व्हेनेवर यू विल सेट अप द मशीन, फर्स्ट टाइम मिलता है आपको एक निक कार्ड, उसको आप डिटैच नहीं कर सकते। किसको, ETH 0 होता है ना एक, ETH 0 जानते होंगे आप लोग इन टर्म्स ऑफ लिनक्स। तो प्राइमरी इंटरफेस को आप डिटैच नहीं कर सकते, आप सेकेंडरी जो लोग आप लोग उसको डिटैच कर सकते हो आप लोग। प्राइमरी सिस्टम के साथ ही क्या होता है, टर्मिनेट होता है, और सिस्टम के साथ ही क्या होता है, वो प्रोविजन होता है, वो उसका रूट निक कार्ड होता है, ऐसा बोल दो आप लोग। जैसे रूट वॉल्यूम होते हैं, ऐसे रूट निक कार्ड होता है। सिस्टम जब बनेगा तो उसको बाय डिफॉल्ट एक सबनेट में से IP मिलेगा, उसको एक निक कार्ड मिलेगा, उसको आप डिटैच नहीं कर सकते। सेकेंडरी इंटरफेस को आप डिटैच कर सकते हो आप लोग। अच्छा बाकी के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, जैसे कि मेमोरी CPU कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, क्या इसको भी 10 GB का अगर हम अमेजन कहता है कि ENIC की बैंडविड्थ कंट्रोल तुम्हारे में नहीं है, एक बेस लाइन दे रहा हूँ मैं आपको, इसको यूज़ करो आराम से आप। 1 GB का मैक्स है। हाँ जो भी मैं आपको दे रहा हूँ बेस लाइन, ठीक है ना, ईथरनेट की स्पीड आती है वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते बेसिकली, ना कम कर सकते उसको आप लोग। आप यूज मत करो भले ही, बट इतना रिसोर्स अवेलेबल है, आप जाओ तो मैक्स टू मैक्स इतना स्पीड आप गेन कर सकते हो आप, अगर करना है तो आपको, ठीक है। तो सर जो लोकल IP होती है वो भी निक पे असाइन राउटर IP नहीं, निक पे क्या असाइन होता है, निक पे आपका प्राइवेट IP, पब्लिक IP और सिक्योरिटी ग्रुप। सेम निक पे ना। इवन आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच कहाँ होता है, हमको मालूम नहीं होता है। जो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं ना, वो स्टांस से अटैच नहीं होते हैं, हमें लगता है ऐसा हमने स्टांस अटैच कर दिया है। सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच कहाँ होता है, निक कार्ड के ऊपर अटैच होता है वो भी। जैसे सपोज करना, ये मेरे पास एक सर्वर है, इस सर्वर पे मुझे पहले मालूम करना है कि कितने इंटरफेस कार्ड लगे हैं अभी इस सिस्टम के ऊपर, मैंने मालूम किया है। तो क्या बोल रहा है अभी, ये सिंगल निक कार्ड क्या इसके ऊपर अवेलेबल है, ETH 0। और ETH 0 जिस सबनेट में आपने अटैच किया होगा, आपने VPC के अंदर जिस सबनेट के अंदर इसको अटैच किया होगा, उसके पूल में से IP क्या हो गया, उसके ऊपर आके असाइन हो गया है। ये निक कार्ड आप यहाँ से मालूम कर सकते हो, आप लोग सिस्टम में लॉगिन किए बिना ही मालूम कर सकते हो कि इस सिस्टम पे कितने इंटरफेस क्या हैं। नीचे आओ, डिस्क्रिप्शन में आओ, यहाँ से मालूम कर सकते हो कि हाउ मेनी निक कार्ड्स क्या इसके ऊपर अवेलेबल है।
इसका आईपी चेंज करना हो हाँ, तो क्या डीएससीपी से हमें करना हो, कैसे करें? अमेजन बोलता है DHCP मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो रिजर्वेशन दे रहा हूँ नहीं, आपको change आईपी। करना है, specific IP हाँ, तो आईपी निकाल लेते टाइम पे स्टैटिक ऑप्शन आता है, वो तभी कर सकते हैं। पूल में से आईपी लेना है जो भी आप लोग, डायनामिक मत उठाओ आप लोग, पूल में से एक आईपी बता दो कि ये वाला आईपी मुझे पिक कर दे मेरे लिए, जो करेंगे अभी। तो करेंगे। स्टैटिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन ओएस नहीं करते बैठ के अभी भी हम लोग क्लाउड के अंदर। जब नेटवर्क कार्ड लेते हैं ना हम लोग, वही पूछता है कि इसके ऊपर आईपी डायनामिक चाहते हो आप लोग कि इस सबनेट में से ये वाला आईपी चाहते हो इसके ऊपर आप लोग। डीएससीपी का फुल कहाँ डिफाइन करते हैं? सबनेट आप देते हो ना स्टार्टिंग में ही, नहीं याद है आपको? बीपीसी कहाँ बनाया था आपने? डीएससीपी का नहीं है, रेंज नहीं आता है। सबनेट क्या था पूरा 24 की रेंज का, वो जो सबनेट था ना वो कंप्लीट पूल था ना वो, तो एक करेक्ट। तो वही क्या डीएससी पूल हो गया पूरा। डीएससीपी स्कोप में से एक आईपी हटाना है, हटाना है ना आपको, तो उसको यूज मत करो आप, कैसे उसमें कोई डिफाइन है? आईपी को यूज मत करो उसको आप। आपको सिस्टम पे आपको ये ना हाँ, बाय डिफॉल्ट सब आईपी फ्री पड़े होते हैं, वो हाँ, सभी आईपी क्या है बेसिकली वो फ्री हैं। वैसे तो देखो देखो पब्लिक आईपी हटाना ब्लॉक करना मालूम चलता भी है, लेकिन प्राइवेट रेंज में से एक आईपी ब्लॉक करने का मतलब क्या है? प्राइवेट सबनेट में से किसी एक आईपी को उठा लेना नहीं है मुझे, ये क्या मन की बात हुई? मतलब क्या है इसका मेथड क्या है? नहीं होता है। हाँ, जैसे बताओ। तभी तो उसको बोलते हैं डीएससीपी जो स्कोप बनाते हैं, इसमें से पर्टिकुलर आईपी है। स्कोप का मतलब होता है कि सेट ऑफ सबनेट कि बीपी आपके एचआर मशीन्स पे ये सबनेट जाए, आपके डेवलपमेंट पे ये सबनेट जाए, प्रोडक्शन पे ये सबनेट जाए। आज डायोक्स का बैच कैंसिल है आज, 12 बजे वाला हाँ कैंसिल है। मुझे फीवर है, मैं ले नहीं पाऊँगा। तो नहीं, वैसे मैं पूछा था वो अरेंज देख सकते हैं कहीं? सबनेट से बीपीसी में सबनेट दे रहे हैं हम लोग, वही आपका सबनेट पूल है आपकी, फुल बस है। बस सबनेट दे रहे हैं हम लोग, वही आपका सबनेट पूल है। इसमें ये नहीं 190 टू 1 डॉट से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर कहाँ तक आए, तो आप उस सबनेट ही कर दो और भी क्लोज आ जाओ उसके अंदर आप। जैसे आप चाहते क्या होगी सर मुझे मशीन क्या मिले 5 से लेकर 10 मिले, तो सबनेटिंग क्या थी कि आपको जितना सेट ऑफ आईपी चाहिए उतना नेटवर्क वेट बढ़ा दो आप लोग, तो होस्ट वेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, यार ये तो और ठंड करेगा। आपका नेट चला गया फास्ट हो सा नेट आपका? करना ही वाला सोचा हूँ। देखो भाई, तो सबसे पहले क्या करो आप लोग, इस सिस्टम पे अभी 2 आईपी कन्फिगर हैं, एक तो पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी, यानी एक निक कार्ड पे 2 आईपी हैं, एक तो प्राइवेट और एक पब्लिक। क्लियर? एक निक कार्ड पे 2 आईपी हो सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक की जगह पे चाहो तो लास्टिक भी ले सकते हो आप लोग, पब्लिक आईपी ना लेके चाहो तो लास्टिक भी आईपी उस पर आप असाइन कर सकते हो। कौन सा है आपका? ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ चलते हैं हम लोग, ये ENIC का एक सेक्शन कहाँ आ रहा है, तो बता रहा है कि आपके सिस्टम में 3 निक कार्ड क्या हैं अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि 3 सिस्टम क्या मेरे पास अवेलेबल है, तीनों इंस्टांस के ऊपर बोल रहा है। ये निक कार्ड का सबनेट ये है, इस निक कार्ड का सबनेट क्या है, आई थिंक तीनों निक कार्ड एक ही सबनेट का पार्ट है, क्योंकि तीनों ही इंस्टांस कहाँ चल रहे हैं आपके अवेलेबिलिटी जोन 1D में चल रहे हैं, और तीनों इंस्टांस पर सेम सिक्योरिटी ग्रुप क्या हो रखा है, अटैच्ड है। और तीनों में से बोल रहा है आपके एक इंस्टांस से पब्लिक आईपी क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बाकी 2 निक कार्ड पर क्या है आपका पब्लिक आईपी अवेलेबल है, और दोनों पे क्या एक। कई लोग पूछते हैं सर एक सेकेंडरी आईपी क्या होता है, फिर एक तो डुअल कार्ड लेना और एक आईपी देना, ये अलग चीज़ हो गई, एक होता है उसी निक कार्ड के ऊपर एक नई आईपी देना, मतलब मैं चाहूँ तो आईपीवी अलियासिंग बोलते हैं उसको, ऑन अ सिंगल इंटरफेस यू कैन असाइन मल्टीपल आईपी, मतलब निक कार्ड एक ही रहे लेकिन निक कार्ड के ऊपर 2 आईपी असाइन कर दो आप लोग, 3 आईपी असाइन कर दो। जैसे मुझे बैंडविड्थ तो वो रखनी है सेम, मुझे पता है बैंडविड्थ प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एप्लीकेशन को एक नई आईपी से बाइंड करना है, क्योंकि तीनों कोई भी इसका रीज़न हो सकता है कि कंपनी या तो आईपी ट्रैक करती है या पैकेट में उनको एक अलग आईपी चाहिए, या सबके पोर्ट नंबर सेम है तो सबका आईपी मुझे अलग चाहिए। तो ड्यू टू एनी रीजन आप एक ही निक कार्ड पे मल्टीपल आईपी दे सकते हो, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी आईपी, या इसको इन टर्म्स ऑफ लिनक्स बोलते हैं, अलियासिंग बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, या इसको वर्चुअल लैन बोल देते हो आप लोग। ETH 0:1:2:3 बनाते हो आप, कभी आपने देखा है? वो क्या है, वर्चुअल अलियासिंग बोल देते हैं, ठीक है, अलियासिंग बोलते हैं उसको बेसिकली इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क टर्म्स। या तो वो कर लो आप लोग,
या फिर सीधा एक नया इंटरफेस कार्ड क्या कर लो यहाँ से आप लोग। कैसे? नया निक कार्ड का मतलब है कि नया एकदम बैंडविड्थ, कंप्लीट बैंडविड्थ आपको मिलने वाला है, जितना किसका है, इन इंटरफेस का है। कंप्लीट फॉल्ट टॉलरेंस मिलने वाली है आपको कि ये निक कार्ड डाउन जाता है, कुछ भी होता है तो कंप्लीट सेकेंडरी इंटरफेस क्या तुम्हारे पास आज भी अवेलेबल है। कहाँ जाओ, नेटवर्क कार्ड पे जाओ। क्या पूछ रहा है आपसे? सपोज मैंने क्या बोला कि मेरी कंपनी का जो वेब ट्रैफिक है ना सिस्टम का, मेरे एक ही सिस्टम पर दो चल रही वेबसाइट या मेरी 2 सर्विस चल रही हैं, तो मैं चाहता क्या हूँ कि इस निक कार्ड को बेसिकली मैं यूज़ करना चाहता हूँ वेब के लिए खाली बस। अब जो आप पूछ रहे हो ना मुझसे, ये पूछ रहा है आपको कि आपको आईपी जो आपने बोला है मुझसे अभी कस्टम चाहिए या ऑटो साइनिंग चाहिए आपको, यहाँ पे कस्टम भी कर सकते किस सबनेट में चाहिए आपको बताओ। तो आपका सबनेट, पहले स्टांस का सबनेट, जिस नेटवर्क में जिस सबनेट में आपका स्टांस होगा, निक कार्ड भी उसी सबनेट में आपको लेना पड़ेगा। क्रॉस सबनेट का निक कार्ड आप अटैच नहीं कर सकते आप लोग। मतलब ऐसा मत कर देना कि आपका स्टांस अवेलेबिलिटी जोन ए में चल रहा है और आपका निक कार्ड कहाँ रखा, अवेलेबिलिटी जोन बी में रखा हुआ है, तो आप अटैच नहीं कर सकते। यानी आपके स्टांस का और निक कार्ड का अवेलेबिलिटी जोन मैच होना चाहिए आपका। ठीक है, सीधी बात है कि निक कार्ड बिलोंग करता है सबनेट से, और सबनेट क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होते हैं। जब स्टांस बनाते हैं तो वहाँ पे हमें देना पड़ता है कौन सा बीपीसी है और कौन सा सबनेट में आपको अटैच करना है आपको। तो यहाँ से मैंने क्या किया, में 2 सबनेट है तो 2 डिफरेंट सबनेट का अटैच कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका भले ठीक है, ठीक बोला है आपने, एक स्टांस पर 2 आईपी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट सबनेट के हो सकते हैं, दोनों एक ही availability बट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हो। ठीक है, तो मैंने एक निक कार्ड बिल्डअप कर दिया। अब पूछा निक कार्ड में से, हाँ कस्टम, हाँ कस्टम दोगे ना फिर, हाँ। तो पहले जाके मालूम करके आओ हाँ इस सबनेट का पूल क्या है। पहले टूल कैसे करेंगे? कैसे मालूम करोगे पूल? बीपीसी में जाओ, बीपीसी में जाओ पहले एक बार, और बीपीसी में जाने के बाद बीपीसी में आपने सबनेट डिफाइन किया था, यहाँ आओ आप सबनेट पे, इस सबनेट का ये मालूम करो क्या 09V ऊपर से थर्ड वन। ये आपका सबनेट है 131.80 और 020, यानी आपका स्टैटिक आईपी भी इसी रेंज का होना चाहिए आपका। अगर आप नहीं दोगे इसको तो ऑटोमेटिकली इसी पूल में से आईपी रिलीज कर लेगा अपने लिए। बट पूछ रहा है इस स्टांस के साथ में आपको क्या चाहिए, किस सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करना है आपको। तो विदाउट सिक्योरिटी ग्रुप के आप निक कार्ड क्रिएट नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा, वो कस्टम वाले में उस रेंज में से कोई आईपी दे सकते हो आप जो आपने बोला है। हाँ ठीक है, आपका तो मल्टीपल निक कार्ड पे चाहे मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, या कम से कम एक क्या है आपको देना पड़ेगा आपको, और देन यहाँ से आप क्रिएट करो। अभी आपने बस निक कार्ड क्रिएट किया है, अगर अटैच नहीं किया है तो फिर आप कहाँ जाओ, ये आपका वेब निक बन गया ये वाला, नीचे अटैच पे जाओ और यहाँ से कहाँ जाओ फिर आप लोग, जो भी आपका सर्वर था ना, और अटैच कर दो। अटैच करते ही एक्चुअल में आपका इंटरफेस कहाँ गया है वो, अगर मैं सेशन को रिस्टार्ट देता हूँ, अगर मैं सेशन को रिस्टार्ट देता हूँ, थोड़ा टाइम लेता है, ये मशीन कौन सा है आपको पता है, वही मशीन है ना आपका? एक हाँ, यही था ना। तो नीचे आओ, यहाँ से पहले मालूम करो कि इंटरफेस पहले यहाँ पे दिखा रहा है कि, हाँ दिखा रहा है कौन सा इंटरफेस, ETH1। इस पर अभी ओनली बस एक ही आईपी चल रहा है खाली, बस इस पर पब्लिक आईपी नहीं है। ओनली क्या है बस इसके ऊपर, ओनली क्या है इसके ऊपर, बस प्राइवेट आईपी क्या है इसके ऊपर अवेलेबल है। और वो आईपी कहाँ गया, इस सिस्टम में जाके IF कॉन्फिग मारो,
आ क्यों नहीं रहा यार? ये करना एक बार आईपी एड्रेस, हाँ ये कहाँ गया, कौन सा? एक बार मैं रूट से आता हूँ, आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसको, रूट से आके मालूम करता हूँ अगर मैं। ये कॉन्फ़िग ये करना नहीं इंटरफेस तो आ रहा है बट आईपी लिसन अभी नहीं दिखा रहा है। मैंने आईपी स्टडी किया था कि कैसे किया था? ऑटो असाइन ऑटो साइन किया था मैंने आईपी ना, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, आईपी असाइन होना चाहिए। वो नेटवर्क की सर्विस स्टार्ट नहीं नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क ये इसका स्वैपेबल है, ऑन द फ्लाई आप लगा सकते हो इसको और डिटैच कर सकते हो आप लोग। यहाँ तो आईपी दिखा रहा है, अगर मैं इस आईपी को पिंग करता हूँ, देखता हूँ पिंग आना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। अभी पिंग भी नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आईपी % अभी नहीं हुआ है। 1 मिनट बस, पहले ये मालूम कर लेते हैं हम लोग कि निक कार्ड का एक्चुअल में आईपी दिखा रहा है आपको, ठीक है। मैं एक बार मशीन रिबूट लेता हूँ, ठीक है, बट नीड नहीं है इसकी, ये आपका स्वैपेबल है, ऑन द फ्लाई आप अटैच कर सकते हो और डिटैच कर सकते हो उसको आप लोग, ठीक है। बट एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है इसका थोड़ा। जब तक मेरे पास एक बीएम और चल रही है, कौन सी वाली, एक बीएम और है हमारे पास। कहाँ चलते हैं जब तक हम लोग इस सिस्टम को लॉगिन करते हैं पहले एक बार, और इस सिस्टम पे ट्राई करते हैं जाके। ठीक है, एक काम करते हैं, दोबारा से हम कहाँ चलते हैं, एक निक कार्ड हम और सेटअप कर लेते हैं फटाफट से, क्रिएट निक कार्ड, ठीक है, डेमो। और स्टांस का अवेलेबिलिटी जोन क्या है, 1D 1D में ऑटो साइनिंग करके और एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से अटैच करो, और ये सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करके अब इस डेमो नाम के निक कार्ड को अटैच कर दो, कहाँ, उस इंटरफेस से, कौन से वाले से, मैनेज नोड से अटैच करो। अब जाके मालूम करो इस पर आईपी आया कि नहीं, IF कॉन्फ़िग चलाओ, IF कॉन्फ़िग ETH, इस पे आ गया ना, क्या आईपी अपने आप 172। एक बार वहाँ ट्राई कर लेते हैं हम लोग, वहाँ जाके इसको मैं रीस्टार्ट लेता हूँ। आ जाएगा। कुछ मशीन में या तो थोड़ा सा हैवी लोड, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं एक बार इसकी नेटवर्क सर्विस इफ ऑफ ETH, एक काम करता हूँ मैं, सिस कॉन्फ़िग नेटवर्क के अंदर गया मैं, CP IFCFG1, अवेलेबिलिटी जोन सेम नहीं है क्या? हैं, सही कह रहे हैं, या तो अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट है, या तो हो सकता है। दिखाना कहाँ चल रहा है स्टांस, सही तो है अवेलेबिलिटी जोन, नहीं ये नहीं ना, कंट्रोल नोड काम नहीं कर रहा 1D तो है। और जो स्टांस निक कार्ड लिया था हमने वेब वाला, वो भी कहाँ लिया हुआ है, 1D में लिया हुआ है, सेम है। ये मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, खाली ETH 1 पे गया और यहाँ जाके इसका हार्डवेयर एड्रेस वो बंद हो जाएगा।
नेट चला गया, डिस्कनेक्ट हो गई क्या? फ़ोन आ गया था ना आपका। ये जरूरी है था। उस पर एक काम कर लेते हैं हम लोग, cd etc sysconfig network hyphen script। कोई नहीं, रिमूव करके दूसरा ऐड कर लेते हैं, कई बार हो जाता है। थोड़ा सा ये ना, मैं इसकी ट्रबल शूटिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसका एक तरीका है, इसका मैक यहाँ उठा के आप लोग और यहाँ ETH बंद करके सिस्टम CTL या if of ETH, इसको IP डिटरमाइन हो नहीं पा रहा है, इसका रीजन आप ठीक आई थिंक सबनेट अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं यार। हो सकता है हमने जो सबनेट बनाई है प्रॉपर ना बनी हो, यहाँ से वो उसे IP नहीं मिल पा रही है। तो एक काम कर देते हैं, DHCP रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है लेकिन उसे रिसीव नहीं हो रही है, तो उधर से इसको डिटैच करते हैं पहले एक बार ना, हाँ, इसको पहले यहाँ से दूसरे सबनेट से इसको डिटैच कर देते हैं और इसी मशीन के ऊपर एक नया निक्का लगाते हैं, क्या टेस्ट नाम का। सबनेट क्या है इसका, वन अवेलेबिलिटी जोन D है ना। ये चेंज कर लेते हैं ना, नहीं चेंज कैसे कर लोगे, स्टांस का अपने देखना पड़ेगा ना आपको, 7D में एक ही है। स्टांस कहाँ चल रहा है वो देखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। टेस्ट अटैच करो, पहले एक बार ना वो फाइल हटा दो वहाँ से जाके ना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सी फाइल, वो ETH1 वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा फिर ना, पहले से फाइल पड़ी ना उसके अंदर एक। इसका नेटवर्क ही प्रॉब्लम कर रहा है, चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इस पर हम लोग। तो नॉर्मली जैसे सिस्टम पे आगे निकालना, ऐसे ही लगा दो आप, कहीं भी विंडो मशीन है आपका, कोई भी मशीन है आपका, ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क आपको दे देगा खाली बस, ठीक है। स्वैपेबल करना है आपको इसे, तो डिटैच करो पहले ऑन द फ्लाई, कहाँ जाके, यहीं से आके इसको डिटैच करो आप लोग। कौन सा ऑप्शन था उसका, अभी कहीं पर अटैच नहीं है तो ये क्या नहीं आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन, डिटैच का नहीं आ रहा है। अगर कहीं पर अटैच होता है या निक कार्ड तो बड़े आराम से यहाँ से इसको डिटैच करो और कहीं पे जाके इसको अटैच कर दो आप लोग। बट एक बात याद रखना, इस पर अभी पब्लिक IP नहीं है, इस पर ओनली क्या है, बस प्राइवेट IP है। तो फिर आपको अलग से एक इलास्टिक IP, पब्लिक IP स्टांस पर सिर्फ एक बार मिलता है, कब जब स्टांस बनाते हैं हम लोग खाली बस, और वो भी जाके असाइन कहाँ होता है, ETH 0 पर असाइन होता है, ठीक है। फिर आपको सेकेंडरी इंटरफेस पे पब्लिक IP चाहिए तो नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको इलास्टिक IP लेना पड़ेगा आपको। एक पब्लिक IP फ्री है, एक स्टांस के एक निक कार्ड पे है। उसके बाद यू वांट टू मोर देन पब्लिक IP, तो फिर आपको इलास्टिक IP लेना पड़ेगा, उसको अटैच करना पड़ेगा आपको। ये स्वैपिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता? स्वैपिंग में ऑब्वियसली बात है, डाउन टाइम जाएगा। हाँ वही। नेटवर्क कॉन्फ़िगर आप करोगे तो ये सब ऑफलाइन काम होते हैं, जब लगता है डाउन, लाइक मेंटेनेंस चल रही सिस्टम की जो भी चल रहा है। बट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ से उठाना है और सिस्टम 2 पे ले जाना है, बट पूरा इनिशियल मुझे एप्लीकेशन लेयर पर चेंज ना करना पड़े IP एड्रेस वगैरह बस। बट ये तो पक्की बात है, जब मशीन का नेटवर्क कार्ड निकालोगे, कहीं अटैच करोगे, तो उस पीरियड में डाउन टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो कंपनी बोलती भी है जब मेंटेनेंस टाइम होते हैं, जब वो जो पीक आवर्स जो भी होते हैं कंपनी के। इसमें जब हम नेटवर्क इंटरफेस ऐड कर रहे थे वहाँ पे एक ऑप्शन था इलास्टिक फैब्रिक, एक इनका एक फीचर आ गया है कि आपको फैब्रिक कार्ड होते हैं ना, फैब्रिक की स्पीड ज़्यादा होती है, तो बोला आपको फैब्रिक कंपेटिबिलिटी चाहिए तो ले सकते हो आप लोग इसके अंदर। फैब्रिक जो फाइबर केबल्स आती है ना, उसकी कंपेटिबिलिटी चाहिए आपको फैब्रिक वाली, तो यूज़ कर सकते हो आप लोग, वो कंसेप्ट इसमें अवेलेबल है। बोला 2 कंसेप्ट हैं, या तो ईथरनेट ले लो आप लोग या फैब्रिक ले लो आप लोग, तो फैब्रिक पोर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यूनिक हम ऐड करते हैं, ये चार्जेबल है।